सो फूड एलर्जी लीथल होती है, मतलब विद इन सेकेंड्स अ पर्सन कैन इवन डाई व्हेन अ पर्सन हैज फूड एलर्जी। एग्जाम्पल, जनरली लोगों को जब अर्थराइटिस होता है तो उन्हें बोल दिया जाता है कि ठीक है, नाउ दिस इज लाइक दीज आर द मेडिसिन दैट यू हैव टू टेक होल लाइफ। स्टेरॉइड्स आपको जिंदगी भर खाने पड़ेंगे, पेन किलर आपको जिंदगी भर खाने पड़ेंगे, सारे सिम्टम्स एकदम गायब हो जाते हैं एंड दे लिव एब्सोल्यूट पेन फ्री लाइफ। विदाउट इंडिया में अवेयरनेस एलर्जी से रिलेटेड बहुत कम है। इंडिया में अगर कोई एलर्जी से डेथ हो भी रही है तो उसको एलर्जी से डेथ नहीं कही जाती। खाना खाते खाते फूड पाइप बर्स्ट हो गया। पर ये ज़रूरी नहीं होता कि वो जो एलर्जी है वो हमें बचपन से होती है। एलर्जी चेंज भी हो सकती है क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, हमारी इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी। जो कम सोएगा ना उसकी एलर्जी ज़्यादा अटैक होगी, उसको जल्दी कोल्ड खांसी होगा। अब ऐसा नहीं है, अब जो है सब अपनी मर्जी से कुछ भी कैसे भी अपनी कहते हैं ना A to Z एक ही चीज़ 12 महीने खाई जा रहे हैं। ओवर इनटेक कर रहे हैं, प्रोबायोटिक नहीं है, गट में डाइवर्सिटी नहीं है। पहले B12 डेफिशिएंसी किसी को नहीं आता है तो आपको उठने का टाइम शायद नहीं मिल पाता, आप यूज़ करा जाता है। लोग अपनी एलर्जी इसलिए अपने हर किसी को बताते नहीं है बिकॉज दिस कैन ऑल्सो टर्न इनटू राइवलरी, कंप्लीटली टेल और डिस्क्लोज आवर एलर्जीज वेरी ओपनली। अपने क्लोज वालों को पता है बट हर जगह गाना नहीं है उसको। प्रोफ्यूजली स्वेट कर रही हैं गर्मियों में, तो ये पानी में कुछ मिला के पियेंगी। मेरा मिला के पीने का मतलब ये नहीं है कि आप शरबत मिला के पीने लग जाओ, कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी पीने लग जाओ। कंप्लीट सबसे अच्छा स्नीजिंग हो रही है तो मदर तो हो सकता है 2 साल 3 साल से बस डॉक्टर के पास जाती है, वो सेम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है बट ढूंढा ही नहीं किसी ने कि किस चीज़ से ट्रिगर हो रही है। वो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट हटाए और बच्चा ठीक हो जाए। पहले वाले तो एटलीस्ट एक्सपोजर में थे, तो एक्सपोजर हमारे को बचा लेते हैं। Namaste India and welcome to another interesting episode of The Trending Conversation. Are you tired of feeling miserable with cold and cough? आप अकेले नहीं हैं. Allergies are on the rise and it's time to control. So get ready for some valuable insights and actionable tips. Joining us today is Ms. Megha Mukheja, founder and chief dietitian at Health Mania. She is also a certified nutrigenomics counselor. She has worked with the Ministry of Health and Family Welfare. She is specialized in food allergies and autoimmune disorder. She has 3 clinics in Delhi and have patients worldwide. आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है because today we will talk about autoimmune disorders. So let's welcome Miss Megha Mukheja from Health Mania. Hi Megha, how are you? I'm good, how are you? Doing well. Thank you so much Megha. It's a pleasure to have you. I mean, you took time, आप यहाँ आए, thanks a lot. My pleasure as well. And please एक छोटी सी introduction दीजिए अपना. So I am a clinical dietitian. My specialization is food allergies and autoimmune disorders. And I'm also a nutrigenomics counselor. So nice, Megha. So जैसे मेघा अभी हम ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि वेदर चेंज हो रहा है, राइट? एंड कॉमन कोल्ड एंड कॉफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फूड एलर्जी. सो इन जनरल मेघा आप बताएं फूड एलर्जीज होता क्या है? So food allergy is basically autoimmune reaction wherein your body considers a safe food. मतलब एक मान लो कि नॉर्मल टमेटो है, नॉर्मल मिल्क है, जो नॉर्मल है, सब हर कोई खा सकता है, कोई पी सकता है, बट उस ह्यूमन को जिसको उस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, उसकी बॉडी फाइट करेगी, उसे समझेगी वो कोई बैक्टीरिया है, पैथोजन है, उससे फाइट करेगी। एंड उस फाइट के अंदर जैसे कोई वॉर होता है, कोई लड़ाई होती है 2 जनों की, तो कोई तो कोलैटरल डैमेज होता है ना, कोई सामान तोड़ेंगे, किसी को मारेंगे, कोई स्क्रैच करेंगे, ब्लड निकलेगा, तो वही कोलैटरल डैमेज है जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। स्नीजिंग, फीवर, किसी को बॉडी पेन, किसी को स्किन एलर्जी, तो वो कोलैटरल डैमेज है बॉडी का। जब हम कोई नॉर्मल फूड प्रोडक्ट को फॉरेन मटेरियल समझ के बॉडी उसी पे अटैक करती है, ठीक है? तो ये है फूड एलर्जी। सो मेघा अभी आप ये बताओ, अभी आपने क्लियर किया फूड एलर्जी के बारे में. देन हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फूड इंटॉलरेंस, लाइक फूड एलर्जी वर्सेस फूड इंटॉलरेंस. सो फूड एलर्जी लीथल होती है, मतलब विद इन सेकेंड्स अ पर्सन कैन इवन डाई व्हेन अ पर्सन हैज फूड एलर्जी। बट फूड इंटॉलरेंस इज अ स्लो डेथ, इट्स अ स्लो पॉइजन। उससे गट इम्पैक्ट होता है, तो मतलब डाइजेशन इम्पैक्ट हो रही है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, स्लोली एंड स्टेडीली वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे एंड देन वो मैनिफेस्ट करेंगे एज बिगर क्लिनिकल सिम्टम्स, बट वो बहुत स्लो पॉइजन है। बट फूड एलर्जी कैन लीड टू इमीडिएट डेथ, तो इतना रिस्की हो सकता है। सो आप कुछ शेयर करेंगे कि आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हों एंड दैट यू डायग्नोज लेटर कि ये जो पेशेंट्स को प्रॉब्लम हुआ दैट इज ड्यू टू फूड एलर्जी? में लेटर डायग्नोसिस नहीं होता। फूड एलर्जी बहुत अपने कहते हैं ना चीख के सिम्टम्स को बता रही होती है, ठीक है? मतलब अगर आपको वो एक्सपीरियंस है एलर्जीज के अंदर डे इन एंड डे आउट,
तो आप पेशेंट को देखते ही इवन विदाउट गेटिंग हिम और हर टेस्टेड बता दोगे इसको एलर्जी इंड्यूस्ड हो रहा है, बिकॉज उसके सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम पहले उसको किसी और चीज़ के लिए ट्रीट करते रहते हैं और फिर समझ में आता है बाद में जी ये तो एलर्जी थी। नहीं, वो बहुत पहले ही क्लियरली प्रोमिनेंट होते हैं वो सिम्टम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरली लोगों को जब अर्थराइटिस होता है तो उन्हें बोल दिया जाता है कि ठीक है, नाउ दिस इज लाइक दीज आर द मेडिसिन दैट यू हैव टू टेक होल लाइफ। स्टेरॉइड्स आपको जिंदगी भर खाने पड़ेंगे, पेन किलर आपको जिंदगी भर खाने पड़ेंगे सिम्टम्स मैनेज करने के लिए। अब बहुत ही किसी रेयर को पता है कि अर्थराइटिस जो जॉइंट्स पे इन्फ्लेमेशन आ रही है वो फूड एलर्जी की वजह से ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड हम जैसे एलर्जेंस अवॉइड करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड डाइट में वापस डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बनाते हैं, सारे सिम्टम्स एकदम गायब हो जाते हैं एंड दे लिव अ एब्सोल्यूट पेन फ्री लाइफ That's so nice to hear. विदाउट एनी ड्रग्स। हाँ, एंड आई थिंक दैट इज़ ओनली ऑब्जेक्टिव मेहा, कि हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम लोगों को मेडिसिन्स कम से कम लेनी पड़े, मेडिसिन्स को रिड्यूस करके हम कैसे नॉर्मल डाइट के थ्रू हम हमारे ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। राइट। और इंडिया में अवेयरनेस एलर्जी से रिलेटेड बहुत कम है। इंडिया में अगर कोई एलर्जी से डेथ हो भी रही है तो उसको एलर्जी से डेथ नहीं कही जाती, कह देंगे जी ये तो कुछ स्ट्रोक हो गया, कुछ हो गया, बट वो कई बार नहीं डायग्नोस किया जाता कि ये एलर्जी इंड्यूस्ड था। ये बात को कंसिडर नहीं किया जाता, कई बार बड़ी डिजीजेज में भी कंसिडर नहीं किया जाता और छोटे में भी नहीं किया जाता कि ये कुछ एलर्जी इंड्यूस्ड हुआ। और अगर एलर्जी इंड्यूस्ड है भी तो जनरली प्रिस्क्रिप्शन पर एक एंटी एलर्जी प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, बट वो भी तक लिमिट तक काम कर सकते हैं। अगर वो कोई जना वो डे इन एंड डे आउट कंज्यूम कर रहा है उस चीज़ को, दैट फ्रॉम लॉन्ग टर्म। तो वो भी तो फिगर आउट करना ज़रूरी है कि एलिमिनेट करना भी उसको एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आइडेंटिफाई करा जाए क्या एलर्जन है एंड उसको एलिमिनेट किया जाए। And thank you, Vega. I think this is really very much helpful for the viewers also. ऐसे ही मैं केस आपको बताती हूँ। So हुआ क्या था, लाइक मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है, इज़ अ फास्ट फ्रेंड, एंड 4-5 years previous story है. So he was just having his meal and खाना खाते खाते फूड पाइप बर्स्ट हो गया, ठीक है। इमिडिएटली हॉस्पिटल रश किया एंड इमरजेंसी में लेके गई। तो मैं यही चीज़ कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हूँ, वहाँ हमको ये पता चला कि उनको वीट से एलर्जी थी। जी सो मतलब अभी जैसे आपने बताया ना कि फूड रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम सीरियस जहीटक हो जाती है, राइट। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझती हूँ कि इट्स अ स्टेपल डाइट, लाइक नॉर्थ इंडियंस में हम लोग वीट ही खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शुरू से ही चपाती खाते आ रहे हैं, राइट। एंड ये कहीं ना कहीं जाके लॉन्ग टाइम कॉन्टिन्यूटी में वीट लेने की वजह से ही आई थिंक दिस इशू माइट हैव अराइज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। पर ये ज़रूरी नहीं होता कि वो जो एलर्जी है वो हमें बचपन से होती है। एलर्जी चेंज भी हो सकती है क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, हमारी इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी, तो उसे वो बदलती रहती है। हो सकता है कि उन्हें एकदम से ऑल ऑफ द सडन वीट से एलर्जी हुई हो कुछ सालों में, पहले नहीं थी, और या पहले किसी और से थी फिर अब बीट से हो गई हो। तो ऐसा नहीं है कि एलर्जीज चेंज नहीं कर सकती हैं। कोविड से पहले बहुत कम चेंजेस देखते थे कि मतलब अगर किसी ने एलर्जी टेस्ट कराया, अगर वो रिपीट भी हम कराते थे कुछ सालों बाद तो सिमिलर सी ही रिपोर्ट आती थी। 19-21 का फर्क कह सकते हैं, बहुत चेंज नहीं आता था। बट कोविड के बाद इम्यूनिटीज बहुत चेंज हुई हैं। अब बहुत फास्ट एलर्जीज चेंज होती हैं, जो मैं नोट करती हूँ कि अब लगता है कि अगर कोई सिम्टम्स दोबारा से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को ट्रीट कर दिया, वो ठीक हो गया, तो दोबारा टेस्ट कराते हैं तो कई बार बहुत कंप्लीटली ऑपोजिट रिपोर्ट भी आ रही है। ये कोविड से पहले नहीं होता था। और बहुत बॉर्डर लाइन एलर्जीज आने लग गई। मतलब पहले क्या होता था, जब आप एलर्जी टेस्ट कराते थे तो कुछ 5-7-10 आइटम होती थी मोटा मोटा जिससे एलर्जी होती थी। अब द लिस्ट हैज गॉन ह्यूज, बॉडीज हैव चेंज्ड। तो क्या टाइमलाइन रहता है कि जैसे यूजुअली तो पहले कहा जाता था अप्रोक्सीमेटली 1 year 2 years तक वो एनर्जी का इम्पैक्ट रहता है। जैसे आपसे मेरी तो रेगुलर हाँ की गई थी है, और अभी मैं मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो आपके साथ सीधे टैलेंट किया था। सो व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर दैट? अभी जैसे आप बता रहे हो ना कि चेंज होती रहती है, तो क्या कोई टाइमलाइन नहीं है, अपनी इम्यूनिटी की बात है। एलर्जी जो है ना, जो मैंने नोट किया है, वो अटैक करती है जब आपकी इम्यूनिटी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होती है, जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। मतलब जब हमारी बॉडी स्ट्रांग है, हम देखो एलर्जी हर किसी को कोई ना कोई निकलेगी, दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली, बिकॉज हम ऑलमोस्ट 365 डेज पोल्यूशन में रहते हैं, लाइफस्टाइल सबके खराब हैं, फूड में अडल्ट्रेशन है, तो इम्यूनिटीज वीक हैं सबकी। उस सिचुएशन में अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है, आप उसको कवर अप नहीं कर रहे हो, क्योंकि डेफिशिएंसीज आजकल होनी भी ज़्यादा लग गई हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी एक इशू है, तो एलर्जी ज़्यादा मैनिफेस्ट करती है, ज़्यादा अटैक करती है। और है तो सबको, बट किसी किसी को कुछ नहीं कह रही, शांत है। वो शांत इसलिए क्योंकि ना आपकी अगर इम्यूनिटी सही है, आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कम सोएगा ना, उसकी एलर्जी ज़्यादा अटैक होगी, उसको जल्दी कोल्ड खांसी होगा, उसको जल्दी स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, स्किन ग्लो नहीं करेगी। बट अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी है, आपका स्ट्रेस लेवल सही है, आपकी न्यूट्रिएंट्स सही हैं,
तो एलर्जी कम अटैक करती है। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हमें इतने टाइम में टेस्ट कराना है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट क्या सिम्पटम्स लेके वो हमारे पास आता है, क्या सिम्पटम उसके चेंज हो रहे हैं, वो ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम वो करते हैं। और जनरली अगर मैं अपनी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो मैं 3 to 6 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन कितना हाई आईजीई है। अगर बहुत हाई आईजीई है तो फिर मे बी 1 या 2 ईयर्स। आइटम को बंद कराने के बाद जब हम उनकी डेफिशिएंसीज़ को ट्रीट कर देते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन को ट्रीट कर देते हैं, तो फिर हम थोड़ा-थोड़ा वापस रीइंट्रोड्यूस करके देखते हैं। 2 रिपोर्ट में पॉजिटिव है, पर हम खिलाते हैं और बॉडी को यूजुअली वो सूट कर जाता है और सिम्पटम्स नहीं आते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ सिम्पटम नहीं आए, खाते रहो, कुछ आएगा तो फिर हम देखेंगे। सो मेहा, जैसे आपको पता ही है लाइक कोविड के टाइम पे मैं आपसे काफ़ी टच में रही हूँ इस चीज़ को लेके। सो जैसे आपने उस टाइम पे सजेस्ट किया था आईजी टेस्ट के लिए, एंड टेस्ट कराने के बाद मेरा जो वैल्यू आया था उसका, दैट वाज अराउंड 4500 to 5000 समथिंग रेंज में था, एंड जिसका करेक्ट वैल्यू आई थिंक 100 to 150 है, राइट? हाँ। सो इतना हाई वैल्यू आया, देन आई एज अ डाइटिशियन आई कंसल्टेड यू, एंड यू सजेस्टेड कि आप मैम मिल्क प्रोडक्ट्स, मुझे मिल्क डेयरी ये सारा मुझे रिफ्रेन करना पड़ेगा। तो आपको सिम्पटम्स नहीं होते, नहीं, अभी काफ़ी कम। कम हो जाते हैं, राइट। सो अपनी एलर्जन आइटम छोड़ दी तो ट्रिगर आने बंद हो गए। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और आपको बताती हूँ। अभी हार्डली जस्ट लास्ट मंथ की बात है। लेट मी जस्ट शेयर दिस इंसिडेंट ऑल्सो विद द व्यूअर्स। सो हुआ क्या था कि जैसे यूट्यूब पे हम लोग देखते रहते हैं थोड़ा ग्लो लाने के लिए कोई जूस है जो हम घर पे पी सकते हैं बना के। सो आई स्टार्टेड टेकिंग, ये थोड़ा मैंने जैसे बता रही हूँ कि दिसंबर की बात है, कीनोआ आ रही थी दिसंबर जन में, तो कीनोआ एंड पोमीग्रेनेट का आई स्टार्टेड टेकिंग जूस, एंड 10-12 डेज लिया होगा आई थिंक। आफ्टरवर्ड्स मुझे ब्रीदिंग ट्रबल स्टार्ट हो गया। सो बस हुआ ये कि एंड आई नोटिस कि मैं बहुत परेशान हुई कि मुझे नहीं पता यार, ये एकदम से मैं तो ठीक थी, मेरे मिल्क प्रोडक्ट्स भी, मैं चाय मिल्क मतलब मिल्क शेक्स वगैरह सब चीज़ें अवॉइड करती हूँ, एंड एकदम से मुझे ये प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हो गया। एंड देन आई नोटिस कि ये कीनू जूस ले रही हूँ और मुझे विटामिन सी का रिकॉल हुआ कि जो हायर वैल्यू था मेरा इस विटामिन सी ऑरेंजेस को लेके ही था। देन उसके बाद से मैंने आई जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम दैट जूस, पोमीग्रेनेट का ही ले रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपको सूट कर गया ना, आप जो आपने बंद करा आपकी बॉडी से एग्जिट कर गया वो एलर्जन आइटम, एंड सिम्पटम सबसाइड हैज गया। टाइम मुझे ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स हो गए। बट मतलब आपकी एलर्जी चेंज नहीं हुई है, वो भी यही वो किसी की चेंज हो जाती है, किसी की नहीं होती। वही हम सिम्पटम्स के साथ देखते हैं। अगर आपने जैसे आपको अब सिम्पटम्स होने लग जाए उसी थ्रेशोल्ड से जैसे पहले हुआ करते थे, और आपने वो अपनी एलर्जन आइटम अवॉइड कर रखी हैं और फिर भी सिम्पटम्स उतने ही स्ट्रांग हो रहे हैं, फिर उस केस में हम दोबारा टेस्ट करा के देख लेते हैं कि मे बी एलर्जी चेंज ना हो गई हो। बट अगर आप उसी सिम्पटम्स के अब जैसे अब आपको मालूम है तो आप कोरिलेट कर सकते हो कि दूध पिया तभी प्रॉब्लम हुई, ऑरेंज खाया तभी प्रॉब्लम हुई, कोरिलेशन बन रही है ना, तो फिर दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, वाई वेस्ट मनी। ओके मेघा, हाउ डू फूड एलर्जीज आकर, उसका सिम्टम्स क्या है? फूड एलर्जी अकर करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जो हम गट माइक्रोबायोम की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, वही सब रीज़न है जिसकी वजह से एलर्जीज होती हैं। ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी को कई बार कोई बहुत हेल्दी इंडिविजुअल भी होता है और उसको भी एलर्जी हो जाती है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है एज Okay. सच कि इम्यूनिटी क्यों ऐसा हाँ, रिएक्ट करती है। बट येस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में हैं टू प्रिवेंट एलर्जीज। Okay. पहला है स्लीप, Right. दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आजकल बहुत रैम्पेंट है। बहुत है, उसके correct. बाद है फूड डाइटरी इनटेक। अच्छा। और पहले के ज़माने में ना लोग बहुत वेराइटी खाते थे, प्रोबायोटिक रिच फूड मतलब यूजुअली खाते थे। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनका डाइट रिकॉल लेती हूँ या पूछती हूँ, बात करती हूँ, या अपने सराउंडिंग्स में भी देखती हूँ। हाँ। तो लोग एक ही चीज़ है जो खाई जा रहे हैं। मतलब अगर वो आटा छोड़ चुके हैं, चावल खा रहे हैं, तो वो तीनों मील में चावल ही खाई जा रहे हैं। अच्छा। और 12 महीने ही खाई जा रहे हैं। कोई वैरायटी नहीं है कि सीजन के हिसाब से चीज़ें खानी है। हाँ। अच्छा, अब किसी को समझ में आ गया कि जी देसी खांड अच्छी है, गुड़ अच्छा है, तो 12 महीने गुड़ की चाय पी रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि गर्मी में गुड़ पेट में गर्मी कर देगा। इट्स नॉट मेंट फॉर समर्स, आता ही नहीं है समर के अंदर। पर क्योंकि अब सब कुछ 365 डेज अवेलेबल होता है, स्टोरेज का फ्रूट भी अवेलेबल होता है, तो लोग अगर अच्छा एवोकाडो अच्छा तो फिर 12 महीने खाएंगे, सीजन में ही देखेंगे किसी चीज को। तो हर चीज सीजन के हिसाब से पहले खाई जाती थी। नॉर्थ इंडियंस खमीरी रोटी, कांजी, बहुत सारे प्रोबायोटिक रिच अचार खाते थे। Correct. अब बीपी करके अचार पूरा एलिमिनेट कर दिया। Right. ठीक है। साउथ इंडियंस बाय डिफॉल्ट बहुत फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनका डोसा, इडली, हाँ, इडली, इडली, और हर कल्चर में कोई ना कोई फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। Right. जैसे गुजरात राजस्थान के साइड कोई बेवरेज वो बनाते हैं, बासा या कुछ ऐसा बोलते हैं उसको। अच्छा। वो भी एक फर्मेंटेड है। तो हर किसी का ना लोकल कोई ना कोई फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, खाना फूड है कोई ना कोई। बट अब क्या है, सीजन के हिसाब से कोई पकौड़े भी खाता था। हाँ। सीजन के हिसाब से कोई मतलब सर्दियों में बाजरा मक्की भी खाता था। अब ऐसा नहीं है। अब Okay. जो है सब अपनी मर्जी से कुछ भी कैसे भी
अपनी कहते हैं ना A to Z एक ही चीज 12 महीने खाई जा रहे हैं, हाँ ओवर इनटेक कर रहे हैं, प्रोबायोटिक नहीं है, गट में डाइवर्सिटी नहीं है। हाँ। पहले B12 डेफिशिएंसी किसी को नहीं आती थी, आज सबको है। आज सबको है। छोटे बच्चे का भी चेक कराते हैं तो B12 डेफिसिट आता है और क्रिटिकली लो आता है, हाँ। ठीक है। एंड B12 इतना इंपॉर्टेंट है एनर्जी, नर्व्स, मेमोरी, हर चीज के लिए, वो हमने इम्यूनिटी, discuss किया है, हाँ। राइट। तो अब वो क्या रीजन है कि B12 क्यों नहीं बनता? क्योंकि B12 गट खुद बना सकती है जब हम डाइवर्स फूड खाते हैं। अच्छा, अगर हम अच्छा। अपनी दादी नानी में चेक कराएंगे ना तो यूजुअली पहले नहीं आता था, अब फिर भी आने लग गया है। Right. बहुत सारे रीजन है। एक रीजन है पैरासाइट्स जिसकी वजह से है, दूसरा है गट माइक्रोबायोम। वो यही है कि वैरायटी खानी छोड़ दी, हाँ। एक ही चीज खाई जा रही है, एक ही ग्रेन खाई जा रहे हैं, एडल्ट्रेशन इतनी है। क्रॉप प्रैक्टिसेस जैसे उगाई जाती थी वो बदल गई है ड्यू टू बट ये डिमांड। आजकल तो ये ऑर्गेनिक सारा फूड आ रहा अब है। ऑर्गेनिक अच्छा है ये जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक अच्छा है। Without ऑर्गेनिक मींस pesticides. पेस्टिसाइड्स है। हाँ। अब पेस्टिसाइड्स के बिना उसमें कीड़े ज्यादा लग रहे हैं, ये भी ये मतलब ये लॉजिक पेस्टिसाइड नहीं। फ्री है। हाँ पेस्टिसाइड फ्री ऑर्गेनिक, हाँ। ये कोई लॉजिक नहीं है कि ऑर्गेनिक हेल्दी है या अच्छा। हमारे को उसके लिए पैसे खर्च करके बट हमारे को फायदा हो रहा हम है। लोग तो वही स्पेसिफिकली व्हेनेवर वी ऑर्डर सोशल चैनल के थ्रू, सो वो अगेन एक बज़वर्ड है, हर चीज एक बज़वर्ड बन गई है कि हाँ कोई चीज ट्रेंड में आ जाती है हेल्थ के नाम पे। अब जैसे रोस्टेड ट्रेंड में आ गया, तो रोस्टेड एक ट्रेंड है कि हर चीज रोस्टेड खानी है, हर चीज एयर फ्राइड खानी है। पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको फ्राई करने से उसकी डाइजेशन बेटर हो जाती है, तो फ्राइड इतना बड़ा कल्प्रिट भी नहीं है। बस ओवर कंज्यूम नहीं करना है कि प्लेट भर के नहीं खाने पकौड़े, 2 खा लिए 3 खा लिए, नॉट अ प्रॉब्लम। तो वो लॉजिक्स जो है वो खत्म हो गए हैं। कई चीजें फ्राइड में खमीर उठा के बनती हैं कई कल्चर्स में, जैसे भल्ला बनता है, हम लोगों में एक डोली वाली रोटी होती है, राइट। दैट इज आल्सो फर्मेंटेड। उसमें तो अगर उसमें घी डलता है तो इट्स ओके ना, वो फ्राइड फर्मेंटेशन के होती है, साथ दैट्स अ काइंड Deep ऑफ fried. पूरी। हाँ वो मतलब वो पूरी की फॉर्म रहती है। बट जैसे वीट, उसका जो एक हम लोग डो नीट करते हैं, वो पानी के अंदर गरम मसालों, मतलब काफ़ी इट इज यू नो वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, तो इट टेक्स अराउंड 2 to 3 days इसको प्रिपेयर करने। तो वो फर्मेंटेशन करी ना Fermentation आपने, के साथ। तो वो सब चीजें अब खत्म हो गई हैं। वो कल्चर जनरेशन टू जनरेशन वो प्रैक्टिसेस पास ऑन हो ही नहीं रही हैं, इसलिए डेफिशिएंसीज हैं, इसलिए गट माइक्रोबायोम खराब है और इसलिए उसी का रिजल्ट है एलर्जीज। करेक्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आज का लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल बहुत बड़ा कल्प्रिट है। मूवमेंट नहीं है, उससे भी हमारी गट माइक्रोबायोम स्ट्रांग होता है। अब सब हर कोई सोचता है हम प्रोबायोटिक रिच फूड प्लेट भर भर के खा लें, करेक्ट। बट मूवमेंट भी चाहिए होती है उनको डाइजेस्ट करने के लिए, नहीं तो वो प्रोबायोटिक रिच फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मूवमेंट नहीं है। कोई अगर 1 घंटा जिम जाता है तो उसको समझता है मैंने कोई बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया है, ठीक है। 24 आवर्स में से 23 आवर्स वो अगर वो एक चेयर बेड पे ही बैठा है, बट वो 1 घंटा जिम जाता है तो वो कहता है मैं वर्कआउट करता हूँ। बट हमारे को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि हमारी डेली डे टू डे एक्टिविटी के अंदर हम कुछ ऐसी तरीके से उसको प्लान करें कि मूवमेंट हो। राइट। कोई अगर ऑफिस में भी जा रहा है तो वो सब कुछ ईमेल पे नहीं होना चाहिए, कोई फाइल इधर से उधर उठा के देनी भी होनी चाहिए कि थोड़ी सी मूवमेंट हो जाए। नहीं तो अदरवाइज से 30-40 मिनट्स के बाद एक छोटा सा राउंड 5-10 मिनट कोई फोन पे बात कर रहे हैं, राइट। कुछ मतलब कुछ तो कर ही सकता है हर कोई। बट ट्रस्ट मी, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं अगर हम बैठते हैं टेबल चेयर पे तो हमारे को उठने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। या हम अपने प्रोफेशन की बात ही लें, पेशेंट का रश हो जाता है तो आपको उठने का टाइम शायद नहीं मिल पाता, आपको ऑब्लाइज करना पड़ता, आपको बैठे रहना पड़ता बहुत घंटे। तो वो हर मतलब प्रोफेशन के साथ कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, तो फिर हमें कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मे बी वीकेंड पे कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट, कोई स्पोर्ट्स, रात को कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट, कुछ तो मतलब सोचना पड़ेगा टू प्लान आउट अराउंड दैट कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी वाला सिनेरियो भी एक पॉइंट, मतलब इट इज नॉट जस्ट डाइट, लाइफस्टाइल एक पिलर है डाइट, इट इज पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। डाइट सब कुछ नहीं है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी का रोल है, इन्वायरमेंट का रोल है कि हमारे आसपास लोग कैसे हैं, उनका जो है थॉट प्रोसेस कैसा है, कितनी पॉजिटिविटी है ना। स्पिरिचुअलिटी का भी रोल है, बिल्कुल। तो हर चीज का कॉम्बिनेशन में रोल है। इट इज नॉट जस्ट लाइफस्टाइल, इज नॉट जस्ट डाइट जो लोग सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ 1 or 2 एग्जांपल शेयर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम को लेकर आए? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पूरी बॉडी पर ब्लीडिंग पस्क्यूल्स हैं, मतलब ब्लड वाले छाले हैं, या बहुत एक्सट्रीम इचिंग है, हाइव्स हो जाते हैं। सिर्फ बच्चे क्या, एडल्ट्स भी हैं, बट बच्चों की रेशियो ज्यादा है ऐसी प्रॉब्लम के साथ। And they have been to every doctor possible. They have taken steroids. They have taken steroidal creams. ठीक है। कितनी कम बच्चे हैं? बच्चे हैं, मतलब लेस देन 14-15 इयर्स की एज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब 5 to 15 एज ग्रुप है। एज में इतना दिए हैं, बहुत एक्सट्रीम दिए हैं, जिसकी वजह से उनको किसी को वेट गेन का इशू है, डायबिटीज का भी इशू हो सकता है। इतने स्टेरॉइड्स और इतनी मेडिसिन के बाद भी जब तक वो सिर्फ वो दवाई लेते हैं, खाते हैं, सिम्टम्स शांत रहते हैं, छोड़ते ही वापस आ जाते हैं। तो लाइफ लॉन्ग उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, बस फाइट कर रहे हैं। अगर उनकी इम्यूनिटी बाद में ठीक हो जाती है तो ठीक है, वो स्टेरॉइड हट जाएगा, नहीं तो शायद कभी नहीं हटेगा।
बट जब हम डायग्नोस कर लेते हैं, जैसे मैं कर लेती हूँ कि हाँ किस चीज़ से उनको एलर्जी है, राइट, चाहे वो छोड़ना टफ हो या इजी हो, ये तो डिपेंड करता है, हाँ, ठीक है, ये तो person आपकी to विल person, पावर भी है। right. जब उसको उन प्रोडक्ट्स को हम छोड़ देते हैं स्लोली एंड स्टेडिली, उनके वो सारे नए जो आ रहे होते हैं ब्लीडिंग पस्क्यूल्स या दाने या Right. हाइव्स, वो बंद हो जाते हैं। फिर जो स्टेडिली हैं, स्किन को हम इम्प्रूव करते हैं, गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, Right. पुशिंग इन ऑल द वाइटामिन जो स्किन के लिए ज़रूरी हैं, और वो स्किन एकदम नॉर्मल हो जाती है और वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, राइट, एब्सोल्युटली नॉर्मल, कि कोई ऐसा सिम्टम या रिएक्शन नहीं होता। अच्छा। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों के लिए ये एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उनकी एलर्जीज ना ठीक हो जाती हैं। हाँ। एडल्ट्स में थोड़ी मुश्किल होती है कि Right. मतलब आज बंद कर दिया, हो सकता है कल चालू करो तो ना सूट करे, पर बच्चों में आज बंद कर दिया, साल 6 महीने साल बाद शुरू करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सूट कर जाती है। अच्छा। क्योंकि ग्रोइंग एज है ना, इम्यूनिटी बन रही बन रही है, है, right. तो वो रिकवर कर जाते हैं बहुत फास्ट। जितना छोटा बच्चा है उतनी फास्ट रिकवरी करता है। जैसे बहुत छोटे बच्चों को जनरली काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी आती है तो 4-5 साल तक चली जाती है। करेक्ट, तो बच्चों में ये हमारे को पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता है चलो दैट्स नाइस कि रिकवरी हाँ। हो जाती है। ठीक है। तो और जैसे एक कोई और आपने अभी एक बच्चों की जैसे ये स्किन का एक कोई बताया, कॉमन क्या एडल्ट्स में क्या रेस्पिरेटरी, problem एक रेस्पिरेटरी face करते हैं? फैक्टर बताती हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जैसे आपने भी बताया कि हाँ। आपने भी अस्थमा बोला था, Right. ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि पफ लेते थे, इनहेलर्स लेते थे, या जिनको बोला गया कि आपको बहुत सिवियर अस्थमा है, आपको ये मेडिसिन जिंदगी भर खानी है, या उनके सिम्टम्स ही इतने ज़्यादा थे कि इतनी कोल्ड, इतनी खांसी, इतनी कंजेशन कि वो रेगुलर बेसिस पर कोई ना कोई मेडिसिन या एंटी एलर्जिक्स लेते हैं। राइट, कमिंग टू मी, जब हमने सब डायग्नोसिस कर लिया कि किस चीज़ से उनको ये रिएक्शंस हो रहे थे, Right. और उन चीज़ को एलिमिनेट किया, किसी के केस में वो दूध दही पनीर होता है, किसी के केस में वो टमाटर होता है, किसी के केस में वो मसाला होता है। जैसे ही हम उस चीज़ को एलिमिनेट करते हैं, वो एलिमिनेट करने के बाद उनका वो रिएक्शन जो है वो आना बंद हो जाता है। फिर जब वो खाते हैं तब आता है, तो उनको समझ में आ जाता है खाया तो ही आया, तो वो खाना अपने आप से बंद कर देते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई ना, Correct. तो वो खाना अपने आप से बंद कर देते हैं। एंड इन दैट टाइम बीइंग, राइट, मेरे पास अभी एक पेशेंट है, वो तो इज नॉट वेरी यंग, समवेयर अराउंड अर्ली 30s के अंदर है, ठीक है, पूरी जिंदगी वो अपनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से परेशान रहा, एलर्जन आइटम बंद करी, ठीक है, एंड इन अ कपल ऑफ मंथ्स मिराकुलसली ठीक हो गया। एंड प्लस इसके साथ साथ उन्हें ये एलर्जी जो है उनकी लिपिड प्रोफाइल को भी इम्पैक्ट कर रही थी। इमेजिन, इट इज नॉट जस्ट कि उनको एस्थमा दे रही थी या उनको ब्रीदिंग problems. ऐसे मेरे पास कितने सारे जिनकी लिपिड प्रोफाइल को इम्पैक्ट कर रखा है एलर्जी ने, Correct. सब अर्ली 30s अर्ली 20s। हाँ, बंद करते हैं एलर्जन आइटम, लिपिड प्रोफाइल गोज बिल्कुल फाइन, ठीक, कोई जरूरत नहीं किसी की भी, मतलब लाइफस्टाइल ठीक है, हाँ। वर्कआउट भी करते हैं, खाना भी गलत नहीं खाते, फ्राइड भी नहीं खाते, फिर भी लिपिड प्रोफाइल खराब आ रही है। अब जनरली तो लोग कहेंगे या डॉक्टर्स भी यही कहेंगे कि मजबूर हैं कि जी एलर्जी से एलर्जी तो बोलेगा नहीं कोई कि आपके तो जेनेटिक्स में है, दवाई खाते रहो, क्या कर सकते हैं। बट वो कहीं ना कहीं देखो बॉडी कि फूड की इन्फ्लेमेशन है, फूड की इन्फ्लेमेशन है कि वो इन्फ्लेम कर रहा था। हाँ। आजकल HSCRP लोगों का इतना बड़ा वो आता है, वो भी कई बार किसी ना किसी केस में कोई ना कोई फूड इन्फ्लेमेशन है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, जिसकी वजह से इतनी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। तो आजकल मोस्टली डिसऑर्डर्स जो है, कैंसर भी एक इन्फ्लेमेशन हाँ, है। right. मेरे पास एक कैंसर का भी केस है, अच्छा, जिसकी मतलब सर्जरी प्लान थी कि सर्जरी करनी है। शी केम टू मी फॉर समथिंग एल्स, किसी ने बोल दिया कि जी टांगों में दर्द है, अच्छा, तो इनके पास चले जाओ, ठीक है। ठीक है। शी केम टू मी फॉर डेफिशिएंसीज। ओके, मैंने राइट अवे पहले कंसल्टेशन पे मना कर दिया कि आप जब तक एलर्जी टेस्ट नहीं करवाओगे, हाँ। आई एम नॉट ट्रीटिंग यू फॉर एनीथिंग। मुझे नहीं पता आपको क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं, आप किस पे बैकफायर कर जाओगे। हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, वो सर्जरी नहीं हुई, वो इन्फ्लेमेशन, वो नॉड गायब हो गया। वाओ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके इतने मोटे मोटे हाँ, बॉडी पे छाले थे या नॉड्स थे या गांठें हाँ। थी, वो मिराकुलसली जब एलर्जन आइटम छोड़ी गायब हो गए। जिसके लिए वो कई बार कैंसर का टेस्ट कराते हैं, नेगेटिव आता है, पर गांठें तो हैं बॉडी में, किसी को तो लग रहा है कि मेरी बहुत मोटी मोटी गांठें हैं, करेक्ट, वो खत्म हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आपकी हट जाती है जब, Correct. क्योंकि ना आप एलर्जन आइटम खा रहे हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई ना कोई कोलैटरल डैमेज हो रहा है तो कुछ तो जाएगा बॉडी से, तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। अच्छा मेघा, सो हाउ आर फूड एलर्जीज डायग्नोस्ड? बहुत सारे मेथड्स हैं। हाँ, कई बार हम सेल्फ डायग्नोस ही कर लेते हैं हाँ। कि किसी को पता होता है Correct. कि जब मैं ये पर्टिकुलर फूड खाता हूँ ना तो तभी मुझे रिएक्शन होता है। ठीक है। या कई बार कोई पेशेंट अपनी फूड डायरी लेके आता है और हम ही खुद कोरिलेट कर पाते हैं कि हाँ ठीक है, आपने जिस जिस दिन मिल्क पिया है आपको ये प्रॉब्लम हुई, या जिस जिस दिन आपने आमंड्स खाए आपको तभी प्रॉब्लम हुई, हम उसको एलिमिनेट करा देते हैं विदाउट गेटिंग दैट पर्सन टेस्टेड। ठीक है। एलिमिनेशन हो गई विदाउट गेटिंग एनीथिंग टेस्टेड। Okay. बट देन देर आर अदर मेथड्स अवेलेबल। एलर्जी को टेस्ट करने के लिए IgE मेथड होता है, जिसके Right. थ्रू एलर्जी टेस्ट होता है, जो आपने भी करवाया था, Right. ठीक है। उसके अंदर सारा मतलब फूड, ड्रग्स, इनहेलेंट सारा टेस्ट होके हाँ. सारी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाती है। करेक्ट,
काफ़ी एक्यूरेट मानी जाती है, मतलब उसके साथ ये कह लो कि देखो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव हो सकते Exactly, हैं, it is बट फिर भी उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इसके बाद स्किन प्रिक टेस्ट होता है, हाँ। ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। स्किन प्रिक टेस्ट भी यूएस में, ये दोनों ब्लड वाला भी और ये वाला भी, दोनों ही टेस्ट यूएस में भी सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूएस कैपिटल है एलर्जीज की, है इंडिया भी बट डायग्नोसिस नहीं है। तो उसके अंदर स्किन प्रिक टेस्ट में वो आपका जो स्पेसिमेन है, मतलब जिस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, उस हाथों पे या बैक पर स्क्रैच करते हैं। फिर अगर वहाँ पे हाइव आता है, बम्प आता है, तो एक प्रॉपर डॉक्टर एलर्जिस्ट जो है वो आपको बना के देता है पूरी एक लिस्ट कि हाँ इससे आपको रिएक्शन हो रहा है, इससे मॉडरेट रिएक्शन हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। बट उसमें क्या कई बार क्रॉस कंटामिनेशन भी हो जाती है कि मतलब इधर वाले प्रोडक्ट जो लगाया ए, उसकी वजह से बी भी शायद पॉजिटिव आ गया, ठीक है, वो उसमें भी हो सकता है, बट फिर भी उसके अंदर क्रॉस कंटामिनेशन वाली स्टोरी थोड़ी कम है ब्लड वाले में। बट डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट, कई बार हमें दोनों भी कराने पड़ते हैं, ठीक है, कई बार सिर्फ एक से भी काम चल जाता है। तो डिपेंड्स ऑन केस कि उसको सिम्टम क्या आ रहा है, कि हम स्किन प्रिक करवाएं या हम आईजीई मेथड वाला कराएं, क्योंकि ना एलर्जी थोड़ी सी ट्रिकी है समझनी, मतलब उसका कोई एक इजी, वो प्रैक्टिस से आता है, मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि बुक से पढ़ा और कर देगा कोई ट्रीटमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कई बार बुक में जो लिखा है ना उसका कुछ बिल्कुल एडवर्स हम पेशेंट में देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बुकिश लैंग्वेज से पूरा नहीं आता, ये इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन हाउ मेनी पेशेंट्स यू ट्रीट, हाउ मेनी पेशेंट्स यू हैव रिकवर्ड, कंप्लीट प्रैक्टिस गेम है ये। तो दोनों में से हम करते हैं जजमेंट कि कौन सा टेस्ट किस पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा। ओके, एंड देन एक इंटॉलरेंस टेस्ट भी है जो बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, नॉट इन द फेवर ऑफ दैट बिकॉज वो एक्सपेंसिव है, एलर्जी टेस्ट उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है, ठीक है, मतलब है महंगा ही एलर्जी टेस्ट भी, बट इंटॉलरेंस बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, एंड इंटॉलरेंस बदलती रहती है, तो 2-3 महीने बाद बदल जाएगी। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर किसी को बहुत एक्सट्रीम गट इम्बैलेंस हो रहा है तो हम इंटॉलरेंस टेस्ट करवा देते हैं। फिर उसके बाद वो गट, अगर बहुत एक्सट्रीम केस है, गट रिजॉल्व हो जाती है, तो फिर वो उनको कहते हैं सब खा लो धीरे धीरे वो, क्योंकि वो इंटॉलरेंस टेस्ट जो है ना वो उसमें आइटम्स भी ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत पॉजिटिव आती है, इट्स अ ह्यूज लिस्ट ऑलवेज। सो इतनी चीजें किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए हमें प्रैक्टिकलिटी भी तो देखनी है ना, छोड़ना आसान नहीं होता, तो पहली कोशिश ये रहती है किसी और मेथड से ठीक कर सकते हैं तो कर दें। राइट। तो बेसिकली एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट वे कि आपको और कोई इलाज है नहीं, सिर्फ एक पीनट है जिसकी एक मेडिसिन यूएस ने डेवलप की है कि जिसको पीनट एलर्जी है, उसको मेडिसिन दी जाती है जिससे वो पीनट एलर्जी से रिकवर कर जाता है, क्योंकि इंडिया में तो हम इतना केसेस नहीं सुनते, बट यूएस के अंदर क्या है या और फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी को एलर्जी है, आप देखोगे स्कूल के बाहर लिखा होगा पीनट फ्री जोन, मिल्क फ्री जोन, नट फ्री जोन, मैंने पीनट खाई, मैंने जाके उस बच्चे से हैंडशेक कर दिया जिसको पीनट एलर्जी, वो वहीं कोलैप्स कर जाएगा, वो ऑर्गन फेलियर में जा सकता है, एनाफ्लिक्टिक शॉक में जा सकता है, उनके पास पॉकेट में, टीचर के पास, उनके बैग में, जब ऐसा बच्चा कोलैप्स करता है उनको पता होता है कि ये बच्चा एलर्जी वाला है, उसी टाइम वो इंजेक्शन इंजेक्ट करा जाता है, नहीं तो वो हॉस्पिटल जाने तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं स्कूल्स के अंदर, मेरे पास एक ब्रिटेन का केस है, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ, और ये न्यूज़ में भी थे कि बच्चों में राइवलरी हुई, एक बच्चे को पता था इस बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी है, उसने उस बच्चे को उस चीज़ से अटैक कर दिया, तो इतना वहाँ पे इसलिए लाने ही नहीं देते, मतलब आप स्कूल के प्रीमाइसेस में वो जो मेन एलर्जन आइटम है वो लेके ही नहीं आ सकते, क्योंकि पीनट वहाँ पे बहुत मतलब टॉप 8 एलर्जन आइटम है ग्लोबली, तो वो लाने ही नहीं देते वहाँ पर। आपको बहुत जोन्स में लिखा हुआ ऐसा बोर्ड लगा हुआ साइनेज मिलेगी, क्योंकि वहाँ राइवलरी में भी यूज़ करा जाता है, लोग अपनी एलर्जी इसलिए अपने हर किसी को बताते नहीं है, बिकॉज दिस कैन ऑल्सो टर्न इनटू राइवलरी। करेक्ट। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे भी कि वी शुड नॉट कम्प्लीटली टेल और डिस्क्लोज आर एलर्जीज वेरी ओपनली, अपने क्लोज वालों को पता है, बट हर जगह गाना नहीं है उसको। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप है ये तो, कि हमें कभी किसी के बिकॉज वो लोग बहुत सेंसिटिव है, मतलब वो बहुत सेंसिटिव है, उनके लिए समझ लो कि 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब एक पिंच से भी कम अमाउंट, एक बहुत छोटी सी पार्टिकल से भी कम अमाउंट उनके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर कर देता है, डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी। और नट एलर्जीज वहाँ कॉमन है, इसलिए आप कहीं भी मेन्यू में जाओगे देखोगे तो वहाँ मेंशन्ड होता है। अब यहाँ पर भी सारे 5 स्टार होटल्स के अंदर जितने भी हैं वहाँ पर अब अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि जहाँ भी जो आपका बफे होता है वहाँ छोटे छोटे प्लैकार्ड्स लगे होते हैं जहाँ नाम लिखा होता है, ग्रीन एंड रेड साइन होता है, उसके साथ अब छोटे छोटे और सिंबल बने हुए, जो टॉप 7-8 एलर्जेंस हैं वो इंडिया में भी अब मार्क होने लग गए हैं 5 स्टार्स में, कि वीट है, मिल्क है, नट्स है, तो मेंशन्ड है। अच्छा। तो अगर कोई डाउट में तो वो प्रोडक्ट ना खाए, दे हैव स्टार्टेड मेंशनिंग इट, तो थोड़ी अवेयरनेस गवर्नमेंट के एंड से आ रही है, बट ये मैंडेट होना चाहिए कि हर एक फूड चेन डिस्क्लोज करे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हाइट तिल अगेन टॉप 8 एलर्जेंस में है वर्ल्ड वाइड। व्हाइट तिल मतलब तिल व्हाइट या ब्लैक सेसमे। अब पहले क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो सेसमे मिलता था वो होता था कि सर्दियों में गचकाई तो खाते थे लोग, ठीक है, या चाइनीज में हनी चिली पोटैटो पे डल गया। अब क्या इशू है कि सेसमे लोगों को पता नहीं क्या कोई ऐसा प्यार हो गया रेस्टोरेंट्स वालों को,
एक तो ना आई थिंक वो थोड़ा चीपर पड़ता है ग्रेवी को थिक करने के लिए, पहले जैसे काजू इस्तेमाल हाँ, करा जाता था, राइट। तो वो अब क्या करने लग गए हैं कि हर चीज़ में सेसमे डालने लग गए हैं। रोटी बनाई, ऊपर से सेसमे छिड़क हाँ, दिया, होता ठीक है। है। बहुत सारी रेसिपीज जिसके अंदर सेसमे का कोई सिर पैर नहीं है। एक दो रेस्टोरेंट में मैंने देखा सांबर के ऊपर सेसमे है, अच्छा, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ जहाँ पे कोई सेसमे का लॉजिक नहीं है डालने नहीं का, है। वहाँ सेसमे डला हुआ है, ठीक है, या सेसमे ऑयल यूज़ हुआ हुआ है। हाँ हाँ, अब उससे क्या है कि वो सेसमे वाला जना जब वहाँ जाके खाएगा, सेसमे का तो इतना सा भी अमाउंट अगर आपकी बॉडी में जाता है जिसको एलर्जी है, उसको वही सिम्टम आ जाता है। तो जिसको जो आना वो आ जाएगा, जिसको स्किन एलर्जी उसको स्किन पे हो जाएगी, जिसको ब्रीदिंग है उसकी ब्रीदिंग ट्रिगर हो जाएगी, जिसकी पेन है उसकी पेन ट्रिगर हो जाएगी। हाँ, मेरे पास तो ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको जिस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, अगर वो उसको मैश कर रहे हैं, आलू मैश कर रहे हैं, टमाटर को टच कर रहे हैं, उनको उससे भी सिम्टम हो जाता है। ओ, तो इतना भी मतलब कई लोग इतने भी सेंसिटिव हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी। हाँ, तो वो मतलब इतना हमारे को अवॉइड करना जरूरी है। तो ये ग्लोबली रेस्टोरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि टॉप 8 एलर्जेंस तो डालो मत। हाँ, डाल रहे हो तो इस तरीके से डालो कि वो आपके पास ऑप्शन हो हटवाने या डालने की, मतलब अंदर इन द रेसिपी ग्रेवीज में मत डालो। true। ऊपर से डाला तो दिख रहा है, बोल के हटवा लेंगे। हाँ, तो इन मतलब उसको अंदर हिडन फॉर्म में तो एटलीस्ट मत डालो, और अगर डाल रहे हो तो फिर उसको हाँ, एक डिस्क्लेमर आपके मेन्यू पर हो कि हाँ हमने ये प्रोडक्ट यूज करा है, राइट। तो अब आपकी डिस्क्रिप्शन है आपने खाना है या नहीं खाना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वी बीइंग अ पर्सन, अगर हम लोग बाहर कहीं रेस्टोरेंट या कहीं होटल जा रहे हैं, तो आई डोंट यू थिंक कि हमें वहाँ पे जाके पहले पूछना चाहिए, बिकॉज वी नो कि हम इन चीज़ों के लिए हमें एलर्जी तो होता आई है। टेल ऑल माई पेशेंट्स कि आप जाओ रेस्टोरेंट वाले हाँ, से बात बताना करो कि ये चाहिए। चीज़ हटाओ, Right। ठीक है। अब जैसे स्टफ रोटी खा रहे हैं, अब हाँ। किसी को अगर मिल्क से एलर्जी है तो बटर से भी है, तो बटर की जगह घी लगवा लो, कि घी में मिल्क प्रोटीन नहीं होता तो घी लग सकता है। घी भी नहीं है उनके पास तो ऑयल लगा देगा, सूखी खा लेगा इंसान। बट कहीं आप जाके बोलोगे तभी तो वो चेंज करेगा ना। तो हाँ, अगर लोग वोकल होंगे तो ऑब्वियसली हटेगा। जैसे 2-4 रेस्टोरेंट्स को मैंने बोला इतना तेल क्यों डालते हो हर चीज़ में, हाँ। नूडल्स में क्यों डाल रहे हो, हर चीज़ में क्यों डाल रहे हो, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैंने देखा कि उन्होंने उसको हटा दिया, एडवाइस मानी। तो दैट वेज अगर आप जाके किसी अथॉरिटी से किसी पोजीशन से बोलते हो Correct। एज अ कस्टमर, बिकॉज उनके लिए तो कस्टमर इज किंग, ठीक है, या एक डॉक्टर जाके बोल रहा है, तो अगर 2 डॉक्टर बोल जाएंगे तो तीसरी बारी रेस्टोरेंट नहीं डालेगा। तो वी ऑल्सो हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा मैंने अपने बहुत पेशेंट से कराया हुआ। पहले ऑलमोस्ट हर बिस्किट में ना ईस्ट आती थी, हाँ, बिल्कुल। जो बिस्किट खाते थे ईस्ट आती थी, और ईस्ट भी कॉमन एलर्जेंस में से एक है। अच्छा, तो मैंने अपने पेशेंट से ईमेल करवाना शुरू किया। जिस पेशेंट को ईस्ट एलर्जी है मैं उनको बोलती थी जितने बिस्किट के बड़े ब्रांड्स हैं ना, इनको ईमेल डालो अच्छा, कि कोई अपनी लिस्ट भेजो जो ईस्ट फ्री बिस्किट्स हैं। तो उनको रियलाइज हुआ कि ईस्ट फ्री बिस्किट्स एक डिमांड है, तो बहुत बिस्किट से ईस्ट हटी। अब बहुत वैरायटी है बिस्किट्स की जिसमें ईस्ट नहीं है। नहीं तो पहले जब किसी को ईस्ट एलर्जी आ जाती थी तो हमें यही बोलना पड़ता था कोई बिस्किट नहीं खाना, बट अब चॉइसेस हैं। वहाँ कहीं ना कहीं कंपनीज ने भी सोचा ना कि हम लोगों को एक अलग डिमांड क्रिएट करोगे, हाँ डिमांड क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट मार्केट में और वो जब तक उनको पता नहीं चलेगा वो कैसे, मतलब वो तो वी हैव टू बी वोकल अबाउट इट, दे वोंट बी एबल टू यू नो मैन्युफैक्चर दैट थिंग। सो जैसे अगर किसी को एलर्जी का अटैक आ रहा है तो उसको क्या इमीडिएट स्टेप्स लेना चाहिए? सो इमीडिएट स्टेप वेरी करता है कि किस इंटेंसिटी का एलर्जी अटैक है। अगर इचिंग हो रही है, छोटे मोटे दाने हो रहे हैं, तो हर एक डॉक्टर जो आप जिसके अंडर आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो आपको कोई ना कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन SOS के लिए ज़रूर प्रिस्क्राइब करके देता है। ओके, वो आप वो मेडिसिन ले लो, उसी से इमीडिएटली सबसाइड कर जाएगा। इवन इफ आफ्टर टेकिंग दैट मेडिसिन यू फील अनवेल, एंड अगर इसके भी बियॉन्ड प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को कोई ड्रग एलर्जी है, पैरासिटामोल एलर्जी है, कोई एंटीबायोटिक एलर्जी और एकदम सिस्टम बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो इन दैट केस हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत भी पड़ेगी। एंड उस केस के अंदर उसको सबसाइड करने के लिए स्टेरॉइड की नीड भी पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ सिवियर द रिएक्शन इज। अच्छा, ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स भी हैं जो कि एंटी एलर्जिक वाला इमीडिएट काम करती है, जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ काम करती हैं, ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट इन द माइल्ड सिम्टम्स, ऑलमोस्ट वैसा इम्पैक्ट करते हैं। मेरे कई पेशेंट्स बोलते हैं आपकी एंटी एलर्जिक मेडिसिन देने से बेटर तो मैंने वो फूड खाया तो मैं ठीक था, उसी टाइम ठीक हो गया, मेरा तो सिम्टम उसी टाइम ठीक हो गया। अजवाइन है रेस्पिरेटरी के अंदर, हाँ उसमें थाइमोल होता है, तो इमीडिएटली रेस्पिरेटरी सिम्टम को सप्रेस कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। वो तो है ही, आपकी गाइडेंस से मैंने कितना इस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रखा है। राइट, मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस अटैक आ रहा हो, वो गुड़ अजवाइन हम खिलाते हैं, मतलब इतना वो पोटेंट है कि आप इतने, हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज हैं, ये नहीं कि लेमैन टर्म में बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ उसके पीछे साइंटिफिक बैकिंग है, साइंटिफिक स्टडीज हैं अजवाइन की उस प्रॉपर्टी पे, एंड उस रेशियो में उसको जैसे ही लिया जाता है सिम्टम्स फर्स्ट सेकेंड डोज के अंदर ही सबसाइड कर जाते हैं विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन। तो यहीं पे हम अगर 3-4 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में, अभी आपने जैसे बताया कि
ब्रोंकाइटिस रिलेटेड इशू है तो गुड़ अजवाइन ले लिया, अदरवाइज एक कलौंजी बताया आपने। तो सिमिलर 3-4 आप कुछ प्रॉब्लम्स के लिए और बताएं। ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने कलौंजी बताया, अब अगर मान लो कि कलौंजी है या मैंने अजवाइन बताई, कई लोगों को अजवाइन से एलर्जी होती है तो अजवाइन खिलाते रिएक्शन आ जाएगा। तो फूड एज मेडिसिन बहुत अच्छी एक फील्ड है, बट वो ना जनरलाइज्ड नहीं है कि मतलब मैंने बोला कलौंजी तो अब किसी को भी एलर्जिक रिएक्शन हो, कल वो मेरी वीडियो सुन के कलौंजी खा जाए भर के। कलौंजी गर्म भी है, अजवाइन गर्म भी है, हीट भी करती है, और एलर्जी वालों की बॉडी ना ऑलरेडी इतने मेडिसिन लेने से हिस्ट्री में हीट होती है, ठीक है, तो और वाटर डिप्राइव्ड भी होती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। तो हमारा पहला प्रोटोकॉल होता है कि डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट हम उसको बताते हैं कि ये 3-5 आपके सुपर फूड्स हैं, जो मैं आपको भी 5-7 ब्रॉडली बताती हूँ। फिर उसको लेने का तरीका और क्वांटिटी का भी फैक्टर होता है। ये कलौंजी है तो सीधा पानी में भिगो के नहीं खा लेनी, मसाले वाला पानी बना के सीधा मुंह में नहीं डाल लेनी, देयर इज अ ट्रिक टू इट कि कैसे लेनी है। सेम अजवाइन है तो उसको हम गुड़ के साथ मिला के ले रहे हैं ना, सीधा अजवाइन नहीं खिला रहे हैं। तो हर एक चीज का कोई मेथड है, रेशियो है, डिपेंडिंग ऑन किस पेशेंट को कौन सा सिम्टम आ रहा है उसके हिसाब से हम उसको वो 5-6 सुपर फूड्स बताते हैं कि ये अब आपने रेगुलर कंज्यूम करनी है, ये आपका एसओएस है, मेरी जरूरत पड़े तो खा लो। जैसे मेरे पास कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि नेचुरल पेन किलर है, रेशियो है उनकी। तो अगर किसी को पेन है मैं उनको बताती हूँ कि आपने ये शॉट बना के पी लेना है या आपने ये पाउडर बना के खा लेना है, और उनकी पेन चली जाएगी, पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एसओएस दर्द हुई एलर्जन आइटम खाने से, या एसओएस दर्द हो गई ड्यू टू एनी रीजन इन द इनिशियल फेज ऑफ द ट्रीटमेंट, तो उन्हें पता है हम ये खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, हमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने फूड एज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट किया, पर वो डिफरेंट होगा हर किसी के लिए, बिकॉज एलर्जी ऐसी है ना, आप किसी को अजवाइन से एलर्जी निकल आएगी, किसी को गुड़ से निकल आएगी, तो वी विल हैव टू सी कि क्या किसको सूट कर रहा है। मानू का हनी है, बहुत पॉपुलर है एलर्जीज को सबसाइड करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। ऑरिगेनो और थाइम के अंदर ऐसी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो बहुत सारी चीजें हैं नेचुरल फूड जो हमारे आसपास है, बट उठा के अनप्रोपोर्शनल अमाउंट में कोई काढ़ा बना के नहीं लेना है, अपने आप नहीं लेना, अपने आप नहीं लेना है अपने आप नहीं लेना है अनटिल अनलेस आपको वो एडवाइस किया जाए कि इस तरीके से लेना है, बिकॉज बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, डॉक्टर का गाइडेंस से उनसे कंसल्ट करके, कि ऐसा ना हो कि और डबल एलर्जी लेके आ जाए। मेरे पास अभी एक रीसेंट पेशेंट ने ऐसा करा, कोई इंस्टाग्राम वीडियो पर कुछ देख लिया, बिकॉज बहुत ट्रेंडिंग है आजकल कुकिंग वीडियोज एंड ऐसी वीडियोज, मैं इसलिए बहुत सोच के डालती हूँ कि कोई भी बात ऐसी ना बोली जाए जो लेमैन 100% अपने ऊपर लेके करके कुछ गलत करके आ जाए, बिकॉज आई सी पीपल डूइंग इट डे इन एंड डे आउट। तो यही करा उन्होंने, कोई पाउडर देखा कोई चीज़ के लिए था वो बनाया, स्किन के लिए ऐसे जैसे आपने बोला कि मैंने वीडियो देखी, तो ऐसी कुछ उन्होंने बनाया पाउडर और वो कंज्यूम करना शुरू किया। वो मेरी वो पुरानी एलर्जी पेशेंट है, उनके वो सिम्टम्स ट्रिगर हो गए, अब उन्हें समझना है क्यों क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। वो गर्म था बहुत, तो वो हीट इंड्यूस कर रहा था बॉडी में, तो वो उनको प्रॉब्लम कर रहा था। फिर जब बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई तो शी केम टू मी, शी टोल्ड मी, शी कन्फेस, मैंने ऐसे ऐसे खाया था, बात करते करते उनको याद आया मैंने ऐसे ऐसे खाया था तो मेरे सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर जब समझ में आया वो हटाया तो शी गॉट बेटर। तो ऐसे कुछ भी कहीं भी सुन के ये जो फूड है ना ये बहुत पोटेंट है, मतलब इसको ओवर कंज्यूम करने से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अब ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे जीरा अच्छा है तो एक रेशियो में अच्छा है ना, बहुत ज्यादा खा लोगे तो वो भी नुकसान करेगा। गार्लिक अच्छा है, अगर खा लिया पूरे दिन का 10-12 तो वो भी नुकसान करेगा। तो रेशियो है उन सुपर फूड्स की कि वी डोंट हैव टू ओवरडू दोज फूड्स। और कलौंजी का जैसे भी आपने बताया कि अगर जिसको रिएक्ट है, आजकल तो यूट्यूब पे ऑयल वाला बोलते हैं, कलौंजी का ऑयल बना के आपको पता ही नहीं एलर्जी है तो कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट नहीं करेगा। करता है, लोगों को पता नहीं चलता। फिर कई लोगों को कितनी चीजें रिएक्ट करती हैं पता नहीं चलता। कोई होम रेमेडी कर दी सोच के इससे तो क्या ही बिगड़ेगा। अब मान लो उसी में एलर्जन आइटम था, बिगड़ेगा, बिल्कुल बिगड़ेगा। फेस पे ग्लो के लिए टमाटर लगा रहे हैं, मान लो टमाटर से एलर्जी हो, फेस अच्छा तो नहीं होगा, खराब जरूर हो जाएगा। तो इसी बात पे बताओ, फेस पे ग्लो के लिए क्या सुपर फूड खाना चाहिए? फेस पे ग्लो जो है ना, उसका सबसे पहला लॉजिक मैं हमेशा बोलूंगी वो स्लीप है। जो अच्छा डीप क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी ऑफ स्लीप नहीं कह रही कि आप 8 घंटे सो गए, 10 घंटे सो गए, क्वालिटी स्लीप। अगर आप डीप स्लीप सोते हो तो फेस पे एक रेडियंस आती है। ठीक है। दूसरा पानी है, डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा जो है फैक्टर है जिससे फेस पे ग्लो चला जाएगा। बट वो डिहाइड्रेशन जो है ना, लोग सोचते हैं प्लेन पानी 3 लीटर पी लिया तो हाइड्रेट हो तो गए, नहीं। आपने वो पानी पिया, वो सारा यूरिन में फ्लश आउट हो गया, सेल्स के अंदर नहीं गया, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में नहीं गया, हाइड्रेशन नहीं हुई। पानी हमारे जो स्वेट है वो यूरिन है, वो प्लेन वाटर तो नहीं है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सारे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो हम ये नहीं सोच सकते कि मैं प्लेन पानी पीऊंगी और मेरी बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमारी पानी हम ऐसी बेवरेजेस पिए जैसे पहले लोग पिया करते थे, कांजी, छाछ, मिल्क और वाटर बेस्ड फ्रूट्स हो गए जो है ना,
इलेक्ट्रोलाइट्स वाली आजकल इतनी बेवरेजेस हैं विदाउट द कैफीन, बिकॉज कैफीन डिहाइड्रेट करता है। एंड हम एसी में बैठते हैं ना, वो भी बहुत डिहाइड्रेट करता है। जैसे कॉर्पोरेट्स हैं, पूरे दिन एसी में बैठे हैं, पूरा दिन स्किन के थ्रू पानी पी नहीं रहे क्योंकि प्यास लग नहीं रही एसी में बैठ के, एंड स्किन के थ्रू वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो डिहाइड्रेट हो रहे हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ पानी में मिला के पियेंगे, किचन में लेडीज काम कर रही हैं, प्रोफ्यूजली स्वेट कर रही हैं गर्मियों में, तो ये पानी में कुछ मिला के पियेंगी। मेरा मिला के पीने का मतलब ये नहीं है कि आप शरबत मिला के पीने लग जाओ, कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी पीने लग जाओ। इलेक्ट्रोलाइट्स नेचुरल फॉर्म में अगर हम लेंगे, वो सॉल्ट बॉडी में जाएगा, मैग्नीशियम बॉडी में जाएगा। इसके ऊपर मैंने पूरा एक ब्लॉग डाल रखा है, और पता नहीं मुझे कितने कॉल्स आते हैं मेरी वेबसाइट से वो ब्लॉग देख के कि आपके ब्लॉग से कोरिलेट करा तो हमें पता चला। किसी को पैल्पिटेशन होगी हार्ट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ लग रहा, एसिडिटी हो गई, वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, डिहाइड्रेशन की वजह से। और जैसे ही वो पानी पियेंगे, कोई और बड़ी बात ही नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो जो डिटॉक्स वाटर है वो भी सेफ है? डिटॉक्स वाटर सेफ है, बट उसको पीने का भी अगेन तरीका है। अगर आपने कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कट करके पानी में डाला है और आपने उसको प्लास्टिक के कंटेनर में डाला और बाहर छोड़ दिया गर्मी में, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। अच्छा, ठीक है, विद इन फ्यू मिनट्स। फिर उस पानी को पी के आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा डिटॉक्स वाटर बना रहे हो, तो आपने बनाते ही उसको रेफ्रिजरेट कर देना है, और उसको प्रेफरेबली ग्लास कंटेनर में, स्टेराइल कंटेनर में बनाना है, मतलब गर्म पानी से स्टेराइल करके। अच्छा, उसको फिर फ्रिज में रख दो उस बॉटल को, जितना पीना है ग्लास में पोर करा, फ्रिज में ही छोड़ दिया और पी लिया, जितना बाहर निकाला हाथों हाथ। उसको बना के गर्मी में नहीं छोड़ना, उसको बना के गर्मी में मेट्रो से ऑफिस जाते हुए कैरी नहीं कर सकते हो, कॉलेज जाते हुए कैरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो वो गर्मी में रहेगा उतने में उसमें इन्फेक्शन हो जाना है। और उसको बनाने के बाद 4 to 6 आवर्स के अंदर जितना कंज्यूम हो गया, बाकी डिस्कार्ड कर दो। बिकॉज अगर एक प्रॉब्लम हाइड्रेशन है, तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमें उस हाइड्रेशन को करते हुए इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। हम लस्सी छाछ बना के बॉटल में गर्मी में कैरी करके घूम रहे हैं। उस सिनेरियो के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगी किसी ब्रांड का, बट बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट बेवरेजेस आती हैं, पाउडर्स आते हैं, जो पानी में इंस्टेंट डिजोल्व करके पी सकते हो, जो स्टेबल होती हैं थोड़ी सी, वो ले लो। ठीक है, कुछ नेचुरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहीं फ्रेश नजर आ रहा है, नींबू पानी, शिकंजी, वो पी लो, नारियल पानी पी लो, है ना। बट जो मिल रहा है, मतलब नेचर ने बिल्कुल ट्रैप करके भेजा कि उसी टाइम कट होगा और पिया जाएगा। बट कोशिश करो कि कोई भी हाइड्रेशन के स्टेटस के अंदर इन्फेक्शन नहीं करना है। एक चीज ठीक करते करते दूसरी खराब नहीं करनी है, को नहीं इनवाइट करना। Right. तो एक कोई आप डिटॉक्स वाटर का अगेन फॉर ग्लो पर्पस कुछ एक रेसिपी बता सकते हो? 4 लीटर जिसे सबसे अच्छा ग्लो जो देता है ना, वो ब्लैक रेजिन्स देते हैं। सॉरी, ब्लैक रेजिन्स। आज से जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, 2015-16 की बात है, जब मैं ब्लैक रेजिन्स बोला करती थी ना, तो तब किसी को ब्लैक रेजिन्स पता नहीं थे, और नॉर्मल हर जैसे शॉप पे मिलते हैं ना, तो तब मिला नहीं करते थे ब्लैक रेजिन्स। और मैं सबको बोलती थी ब्लैक रेजिन वाटर पियो और रेजिन्स भी खाओ। तो मेरे को डायबिटिक्स आके कहते थे आप हमें ब्लैक रेजिन्स रिकमेंड करो, हमारी तो शुगर बढ़ जाएगी। मैंने कहा पी के देखो फिर बात करते हैं। कुछ नहीं बढ़ता, बिकॉज एक ब्लैक रेजिन में हार्डली 1 कैलोरी है। अच्छा। तो अगर मैं किसी को 10-15 ब्लैक रेजिन्स दे रही हूँ तो 10-15 कैलोरी, इससे ज्यादा तो इंसान चलते फिरते वैसे ही खा जाता है। तो मैं सबसे अच्छा डिटॉक्स वाटर अगर किसी को मानूंगी तो ब्लैक रेजिन वाटर को मानूंगी। अच्छा, सिर्फ 1 ग्लास ऑफ वाटर ही फिर तो इनफ है? हाँ, 1 ग्लास पानी में 10-15 ब्लैक रेजिन सोक करके उसको एम्प्टी स्टमक पी लो, दिन में कभी भी पी लो। कितनी देर सोक होना चाहिए कि रात को रखना है? अगेन इसमें फिर वो कई बैक्टीरिया का ग्रोथ आ जाएगा। तो अगर आप रात को रख रहे हो तो ये 25 डिग्री से नीचे होना चाहिए, यानी कि आपके एसी के कमरे में गर्मियों में। फ्रिज में नहीं रख के फ्रिज में भी रख सकते हो, वो भी 25 डिग्री एंड लेस है। ठीक है, पर किचन में नहीं छोड़ सकते क्योंकि किचन का टेम्परेचर 10-15 डिग्री रूम के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। एसी नहीं चल रहा पूरी रात, तो रूम में हम एसी चलाएंगे तो जनरली 22, 23, 24 तो वहाँ रख सकते हैं। या 2-3 घंटे सोक करो, ज्यादा देर सोक मत करो, लेकिन ओवरनाइट में तो 8-10 घंटे सोक हो जाता है। हाँ, तो तब टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। तो ब्लैक रेजिन सबसे अच्छा है स्किन के लिए क्योंकि वो लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है। एनीथिंग दैट डिटॉक्सिफाइज योर लिवर विल गिव यू ग्लो ऑन योर स्किन। एंड आयरन भी देता है, B12 भी देता है। फर्मेंटेशन हो जाती है ना रात को सोक करने से, अच्छा, तो B12 भी देगा। ओके, आई थिंक दिस इज रियली ग्रेट टू हैव दिस रेसिपी फॉर ग्लो। सो आप व्यूअर्स जिनको भी ग्लो चाहिए तो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा अपना फीडबैक। सो मेघा, क्यों ना ऐसा करें, बिकॉज आई हैव कपल ऑफ इन माई नोन, उनको फूड एलर्जी और ऑटो इम्यून डिजीज़ रिलेटेड इशू है। एक बार हम उनसे लाइव कंसल्ट करते हैं, आप प्लीज़ अपना एडवाइस दीजिएगा। हेलो। हाँ जी भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। हाँ, ट्रेंडिंग कॉन्वर्सेशन से। थैंक यू मैम। अच्छा, वो आपसे मेरी बात हुई थी ना रिगार्डिंग दैट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो आई हैव मेघा मुखीजा विद मी। अभी हम लोग लाइव पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड तो आप प्लीज़ उनसे अपना क्वेश्चन शेयर करिए। फ़ोन स्पीकर पे है। ओके। या
मैम एक्चुअली में मेरे को 2016 में ऑटो इम्यून डिजीज डायग्नोस हुआ था एक्चुअली में। ओके सो उससे अर्लियर 2-3 साल पहले ना मेरे आई थोड़ा सा विजन ब्लर हो गया था, तो आई वेंट टू आई स्पेशलिस्ट एंड ही टोल्ड मी दैट आई शुड गो फॉर ऑटो इम्यून डिजीज डॉक्टर। आई मीन ही टोल्ड मी टू गो फॉर ए रिमोटोलॉजिस्ट। ओके जब मैं रिमोटोलॉजिस्ट के पास गया तो उन्होंने मेरा चेक किया, डायग्नोस हुआ, तो एट द सेम टाइम शी टोल्ड मी दैट यू हैव सम autoimmune disorder was diagnosed, and at the same time after 2 to 3 years way back I was diagnosed with plantar fasciitis. Okay. So she told me that these things are occurring day by day because you have an autoimmune factor in your body. ओके ओके सो क्या So how suggest can I करें? prevent that? सो जैसे पहले उन्होंने बताया कि पहले उनको आईज में प्रॉब्लम हुई थी। हाँ। तो आईज में प्रॉब्लम जो उनको रेडनेस या जो भी इचिंग जो भी हुई होगी, कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं हाँ। जिनको पानी जैसे मुंह पे लगता है, मुंह धोते हैं नहाते हैं, आईज में इचिंग हो जाती है। हाँ। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर फूड खाया, ठीक है, उसके बाद आईज में इचिंग हो गई, तो मतलब वो हुआ एलर्जी की वजह से एट फर्स्ट प्लेस, ओके कि वो कोई एलर्जी के कांटेक्ट में आ रहे थे, चाहे वो टच से थी, चाहे वो मतलब ईट करके थी, खाने से उसके बाद रिएक्शन में आई। ओके अब उसके बाद वो खाई जा रहे हैं, ठीक है, उस सिम्टम का तो इलाज करा लिया कि आईज की प्रॉब्लम हुई तो जा गए डॉक्टर के पास, ड्रॉप्स दे दी, स्टेरॉइड्स दे दी आईज वाले, वो तो बिठा दी, वो तो शांत हो गई। हाँ। अब एलर्जी ढूंढती है दूसरा ऑर्गन, एलर्जी अटैक करती है वीकेस्ट ऑर्गन को। मतलब मान लो टमाटर से एलर्जी है, हाँ। किसी को अर्थराइटिस दे रही है, किसी को स्किन प्रॉब्लम दे रही है, किसी को अस्थमा दे रही ठीक है तो है। एक ही एलर्जी, Right. 3 जनों को अलग अलग सिम्टम क्यों दे रही है? हाँ। वो अलग अलग सिम्टम इसलिए दे रही है क्योंकि जो वीकेस्ट ऑर्गन है उसको एलर्जी अटैक करती है, जहाँ वो कर सकती है। तो Yeah. उनके लिए पहले वो आइज था, फिर आइज तो स्ट्रेंथन करा ली डॉक्टर से, Right. तो फिर वो दूसरा ऑटो इम्यून ढूंढ लिया हाँ। उसने, मसल्स ढूंढ ली, कार्टिलेज ढूंढ ली, तो Correct. बॉडी ऐसे ही एक्ट करेगी। है हाँ, तो वो रूट कॉज में कोई एलर्जी। देन आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे, कुछ मेडिसिन या एनी टेस्ट? सबसे पहले अगर उनको कॉन्स्टेंटली अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है बैक टू बैक, हो सकता है कोई डाइजेशन भी हो जो अभी वो इतना मतलब फोकस नहीं कर रहे, और हो सकता हाँ, हाँ। हो सकता है हल्की फुल्की इचिंग भी होती हो, पर उसको उन्होंने अभी मेंशन नहीं करा, वो हाँ, हाँ। इतना मतलब फोकस में नहीं आई है। Right. तो अगर ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं तो एडवाइजेबल है कि वो अपना जो है सबसे पहले एलर्जी टेस्ट कराएं, ओके फिर एलिमिनेशन एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करें, एंड सेकेंडली ये भी चेक कराएं कि कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है न्यूट्रिशनली, हाँ। डी, B12, नॉर्मल हाँ। आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब Correct. बेसिक जो होते हैं ना पिलर्स ऑफ द बॉडी, Right. इनमें से कोई कैल्शियम, ये तो कोई डेफिसिट नहीं है। ओके और इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद बहुत हद तक 99% तक अपने आप आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स शांत होकर बैठ जाते नहीं है, क्योंकि Okay. ऑटो इम्यून का मतलब है कि वो रह नहीं आया जाएगा हाँ, नहीं, बिल्कुल। बट उसके सिम्टम्स चले जाएंगे। Okay. ठीक है, ठीक वो आपको परेशान नहीं करेगा। थैंक यू सो मच मेघा। सो भैया आई थिंक आपको आपका क्वेरी का आंसर मिल गया होगा, करेक्ट? तो आप फर्दर ma'am. जैसे इन्होंने एडवाइस करा एंड मे बी आई शेयर हर नंबर, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। Definitely I will connect to her. ठीक है, थैंक यू सो मच। हाय मैम, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. How are you? या डूइंग वेल। सो आपकी मेरी जैसे बात हुई थी, आपकी फैमिली में आपकी डॉटर एंड सन को कुछ फूड एलर्जी रिलेटेड क्वेरी था आपका। सो आई हैव मेघा मुकेजा विद मी, शी इज़ अ क्लिनिकल डाइटिशियन। सो आपका फ़ोन स्पीकर पे है, जस्ट फील फ्री टू शेयर योर क्वेरीज। हाँ Sure, thank you, ma'am. या मेघा प्लीज। Hello, Megha, ma'am. हाय, हाउ आर यू? I'm good, ma'am. How are you? आई एम गुड टू। Yeah, ma'am. My query is like that. I have a daughter of 11 years old, and she gets running nose very frequently. Like almost every month, she has running nose for 7 to 10 days. Okay. And I give her anti-allergy Monter LC kit, and with that, she gets better. Okay. But I wanted to know: is there any food allergies could be the reason for that, or there's something could be related to anything that she's consuming that triggering her these allergies? तो डेफिनेटली दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एलर्जी ओनली, क्योंकि वो एंटी एलर्जी खा के ही बेटर हो रही है। Right. और 1 महीने में 10 दिन बच्चे का कोल्ड होना, रनिंग नोज होना बहुत लाइफ को इम्पेयर करता है, मतलब Okay. बहुत ज़्यादा। तो इट इज़ एडवाइजेबल। अब ज़रूरी नहीं है वो फूड एलर्जी हो सकता है Right. कोई इन्वायरमेंटल एलर्जी भी हो सकती है, कोई पोलन हो सकता है, बट अगर पोलन होगा तो 12 महीने नहीं रहेगी ये प्रॉब्लम, Okay. सीजनल चेंज पर होगी। बट अगर 12 महीने प्रॉब्लम रह रही है तो हाईली लाइकली कोई फूड एलर्जी ही है, Okay. एंड इट इज़ बेटर टू गेट इट टेस्टेड रादर देन पुशिंग इतनी सारी दवाइयाँ हर महीने 10-15 दिन एंटी एलर्जिक देने से। अच्छा है कि वो चीज़ टेस्ट कराया जाए, फिर उस एलर्जन आइटम को बंद करा जाए, तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। ओके ओके मैम। So, ma'am, can you please tell me the name of the test that I can do for her? सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी टेस्ट बाय इम्यूनो IgE मेथड। आप नंबर हाँ, मेरा शेयर कर देना, ठीक है। आई शेयर हर ऑल हाँ, द डिटेल्स हाँ, एंड द sure. सैंपल रिपोर्ट की कैसे टेस्ट होता है। हाँ ठीक है, Thanks a lot, ma'am. Thanks for your support. ओके, थैंक यू सो मच।
ओके मैम, सो अभी मैंने आपसे फूड एलर्जीज़ के बारे में डिस्कस किया। आप कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में भी प्लीज़ इंसाइट शेयर करिए। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं और बहुत डिफरेंट सिवियरिटी के लिए भी होते हैं। मतलब इतने कि लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं कई। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बेसिकली यही होता है कि आपके सेल्स आपकी ही बॉडी को अटैक कर रहे हैं। अच्छा। अपने ही हेल्दी सेल्स अपनी ही बॉडी को अटैक कर रहे हैं, अपनी हेल्दी सेल्स को अटैक कर रहे हैं और इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं। वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, वो एस्थमा हो सकता है, ठीक है, वो बहुत सारी स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, स्किन रिलेटेड डिजीजेज हो सकते हैं, सोरियासिस, एक्जिमा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं और इसमें अपने ही सेल को अटैक किया जा रहा है। ये यूजुअली जो अटैक है वो लाइफस्टाइल, जैसे हमने डिस्कस किया, उसका एक पार्ट होता है एंड कोई ना कोई ट्रिगर से होता है। जैसे किसी के लिए स्ट्रेस एक ट्रिगर होता है कि स्ट्रेस से ट्रिगर हो जाता है उनका एक्जिमा। स्ट्रेस होगा, एक्जिमा ट्रिगर फ्लेयर अप कर जाएगा, फिर स्ट्रेस नीचे जाएगा, शांत हो जाएगा, तो हमें ट्रिगर ढूंढना होता है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ट्रिगर एलर्जी होता है, कोई खाने की चीज़, कोई इन्वायरमेंटल, कोई टॉक्सिन, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, अच्छा, परफ्यूम्स, किसी चीज़ से होता है। और किसी केस के अंदर वो कोई ड्रग इंड्यूस होता है, क्योंकि दवाई खाते हैं तब ट्रिगर हो जाता है, फिर शांत हो जाता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कोई ना कोई ट्रिगर से होते हैं। ठीक है, कुड बी फूड एलर्जीज, कुड बी कोई एनवायरमेंटल एलर्जीज, कुड बी स्ट्रेस, कुड बी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एज वेल। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और कुछ केस में जेनेटिक्स होते हैं। ठीक है, बट जेनेटिक है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक नहीं हो सकता या उसके सिम्टम्स जा नहीं सकते। सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट होती है। अब मान लो किसी को एक्जिमा है तो हम सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट देंगे कि फ्लेयर अप ना आए। किसी को रोजेशिया है तो हम उसको सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट देंगे कि वो फ्लेयर अप्स ना हो। किसी को अर्थराइटिस है, फाइब्रोमाइल्जिया है, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कुछ भी है, जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हम ट्रीटमेंट इस तरीके से देते हैं कि वो डिजीज तो रहेगा क्योंकि वो ऑटो इम्यून है, वो जाने मतलब वो टेम्परेरी काम करने नहीं आया। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, बट सिम्टम्स आने बंद हो जाए। वो बंदा कह सके 6-7 साल मेरे को तो ट्रिगर फ्लेयर अप हुआ ही नहीं, या बहुत थोड़ा सा 1-2 दिन का होके चला गया, जिस तरीके से जिस इंटेंसिटी से होता था वो नहीं हुआ। एंड इसके लिए बहुत प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब बहुत प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें ट्रीटमेंट, हाँ, इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बहुत सारे हैं। इसके टेस्ट बहुत डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑटो इम्यून है। उसका कई बार ब्लड टेस्ट अवेलेबल है टू डायग्नोस कि हाँ ठीक है, ये ब्लड टेस्ट कराया है तो ये ऑटो इम्यून कंफर्म हो गया, ANA पॉजिटिव आया तो ये ऑटो इम्यून कंफर्म हो गया। बट किसी केस में हम सिर्फ सिम्टम से डायग्नोस कर जाते हैं कि दिख रहा है, सोरियासिस है दिख रहा है, एक्जिमा दिख रहा है, कोई ब्लड टेस्ट करा के देखने की जरूरत नहीं है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की जो रेंज है, नंबर ऑफ डिजीजेज है, वो इतने ज्यादा है क्योंकि एक डॉक्टर अगर बैठा भी है तो वो सारे ऑटो इम्यून के बारे में नहीं पढ़ के बैठा होगा। हो सकता है कोई नया केस आए तो उसको थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ना ही पड़े, इतने कॉम्प्लिकेटेड। और कुछ रेयर होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, मतलब कुछ तो ऑटो इम्यून ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल, पर कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लोगों को ऐसे होते हैं जो कि बहुत रेयर है। एक आधा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसा होता है जिसके बारे में भी बहुत डेटा हमारे पास नहीं है, बट लोगों को हो रहा है। ठीक है, किसी को सन में जाते ही एलर्जी हो जाती है, रैशेज हो जाती है, सन से है, मतलब वो कहेंगे हमें सन से है, बट वो जनरली सन से नहीं होता है। वो मैं आपको अपना उसमें बता रही हूँ। बस बहुत पेशेंट्स ऐसे आए जो आके कहते हैं हम सन में जाएंगे और हमारे को उसी टाइम पूरा रेड हाइव्स हो जाएंगे, इचिंग होने लग जाएगी। वो ब्लड में से हो रहा था उनको ईस्ट एलर्जी है। ईस्ट जब जाके धूप के साथ कांटेक्ट में आती है बॉडी में, वो उनको अटैक कर रही थी। कई लोगों को कोई और फूड आइटम थी कि वो खा रहे हैं, उनके ब्लड में है, पर जब वो धूप के साथ कनेक्ट होती है, मतलब वो जब वो चीजें बॉडी के अंदर तो है ही ना, वो खाते खाते जब धूप में एंटर करते हैं तो उनको इचिंग होती थी। जब हम उनकी बॉडी से, अगर आज आप एक एलर्जन आइटम खानी बंद भी कर दो ना, तो भी अगले 90 दिन तक आपकी बॉडी में है कि 90 डेज में सेल रिप्लेनिश करती है। अब उसमें मान लो 5-7 दिन बाद आपने फिर खा ली, तो ब्लड में है ना, तो वो रिएक्ट उससे कर रहे थे, धूप से नहीं कर रहे थे। और अल्टीमेटली जब हमने वो हटाई तो धूप से रिएक्शन आना बंद हो गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑफ मिथ एंड फैक्ट्स। एंड मैं आपसे कुछ क्वेरीज पूछती हूँ इसमें। मिथ नंबर 1, फूड एलर्जीज आर द सेम एज फूड इंटॉलरेंस। नो, दे आर नॉट सेम। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फूड एलर्जी जो है वो बहुत लीथल हो सकती है, इट कुड बी डेडली। फूड इंटॉलरेंसेज आर स्लो पॉइजन, मतलब वो डेडली नहीं है। वो आप खा रहे हो, आपको गट इम्बैलेंस दे रही है, वो गट इम्बैलेंस हो सकता है बड़ा सिवियर हो, बड़ा परेशान कर देता हो, इंसान का पेट यहाँ से यहाँ तक ब्लोट हो जाता हो, ठीक है, पर वो लीथल नहीं है, वो इमीडिएट डेथ नहीं कॉज कर सकता। फूड एलर्जी बहुत लीथल है, वो एक मतलब इतना सा खाने पे भी डेथ कॉज कर सकती है, जबकि इंटॉलरेंस जो है हो सकता है इतना सा खाने पे रिएक्ट ना करे उस रने को, मिल्क इतना खाने पे करे, मतलब वो एलर्जन आइटम कम अमाउंट में नहीं रिएक्ट करता है, ज्यादा अमाउंट में करता है। पर एलर्जी के अंदर वो बिल्कुल पार्ट पर मिलियन, मतलब थोड़ा सा खाने पर भी रिएक्ट करता है। जैसे भी आपने पीनट को लेके बताया था। बिल्कुल, तो एलर्जी बहुत लीथल है और बहुत छोटे अमाउंट पे अटैक करती है। ओके,
Myth number 2, food allergies are rare. नो अब रेयर नहीं है, ठीक Okay. है. स्पेसिफिकली मेट्रो सिटीज एंड स्पेसिफिकली व्हेन आई स्पीक अबाउट दिल्ली, Right. बहुत कॉमन हो गई एलर्जीज. हाँ. मतलब ये समझ लो कि अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमें बहुत बहुत ज्यादा जल्दी लोग मिलेंगे एलर्जी वाले, और वो अनडायग्नोस्ड है, उन्हें पता नहीं है, वो दवाई खा लेते हैं, हाँ. वो एंटी एलर्जिक खा लेते हैं, हाँ. कुछ कुछ करके अपना सिम्टम सबसाइड कर लेते हैं, उन्हें आइडिया नहीं है कि वो एलर्जी है, पर है बहुत रैम्पेंट. बच्चों में बहुत है, हाँ, बच्चों में बहुत है आजकल. करेक्ट. जैसे अभी हमने वो लाइव एग्जांपल पे लिया. राइट. अब बच्चे को स्नीजिंग हो रही है 11 तो years मदर की, तो हाँ. हो सकता है 2 साल 3 साल से बस Medicine. डॉक्टर के पास जाती है, वो सेम मेडिसिन हाँ. प्रिस्क्राइब करता है, बट ढूंढा ही नहीं किसी ने कि किस चीज से ट्रिगर हो रही है. हाँ. वो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट हटाए और Right, बच्चा ठीक हो जाए. ठीक हो जाए. जैसे किसी को दूध पी के डायरिया हो जाता है, हम्म. दूध हटाते हैं डायरिया चला ठीक जाता हो है. जाता है. हाँ. Myth number 3, autoimmune disorders are caused by food allergies. मोस्ट केसेस के अंदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो फूड एलर्जी की वजह से ट्रिगर होते हैं, क्योंकि ठीक है. इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उससे, और उससे साइलेंट ऑटोइम्यून भी एक्टिव फेस में आके फ्लेयर अप देने लग जाता है. अच्छा. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट सिर्फ फूड एलर्जी नहीं, उसका एक पार्ट, हाँ, हाँ. उसके अंदर बहुत सारे और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे और ट्रिगर्स भी हो सकते हैं. स्लीप ट्रिगर हो सकता है, ओके. स्ट्रेस ट्रिगर हो सकता है हाँ, हाँ. किसी के लिए, बहुत सारे और ट्रिगर हो सकते हैं. ठीक है. इन्वायरमेंटल भी कुछ और ट्रिगर हो सकता है. जी. तो एलर्जी इन जनरल, मतलब नॉट जस्ट फूड, इन्वायरमेंटल एलर्जी भी हो सकती है कोई. हाँ, हाँ. बट हाँ, बहुत केसेस में फूड Okay. मतलब कह सकते हो 50-60% केसेस के अंदर फूड एलर्जी का एक ट्रिगर रहता है, Okay. और वो बेटर करने से सिम्टोमेटिकली बेटर हो जाते हैं. Okay. So next myth is all autoimmune disorders require strict diet. नो, सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. ऐसा नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड बड़ा ही कोई मतलब कहते हैं ना टफ सी डाइट दे दी जाएगी जो तो आप Right. सोचोगे तो की ही नहीं जा सकती. हाँ, हाँ. ऐसा नहीं होता. Okay. अगर किसी को कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या एलर्जी की डाइट दी जा रही है तो मेन एक बात जो बोली जाती है मेजर मोटा मोटा, हाँ, हाँ. वो अपनी एलर्जन आइटम को अवॉइड करना है. अब वो सबकी डिफरेंट होगी. Right. इसके बाद कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है जो इंक्लूड करना है. Okay. इसके आगे पीछे कैलोरीज का काउंट रखना, हाँ. या अगर मान लो कोई कहता है मैं रोटी की जगह पास्ता खाना चाहता हूँ, उसको मना कर देना, ये कोई ऐसी डाइट नहीं होती है. Right. आप अपनी एलर्जन आइटम को माइनस कर दो. हाँ, हाँ. जो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड की लिस्ट दी गई है वो पूरी खा लो. अपने सप्लीमेंट्स को कवर अप कर लो ताकि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना रहे. इसके आगे पीछे फ्राइड खाओ, जो मर्जी करो, कुछ भी करो, मीठा खाओ, उस बात से फर्क नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज मीठा ट्रिगर ना हो ऑटोइम्यून के लिए. करेक्ट. नो, एब्सोल्युटली. अच्छा, autoimmune diseases are contagious. नो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एलर्जी और ऑटोइम्यून दोनों कंटेजियस नहीं है. अब एलर्जी अगर किसी को है, उसको दूसरे इंसान को छूने से एलर्जी हाँ. नहीं हो जाएगी Okay. अनटिल एंड अनलेस उस एलर्जी के साथ इन्फेक्शन आ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला ब्लीडिंग पस्क्यूल्स है किसी की बॉडी पर, अब ब्लड के छाले हैं, हुए एलर्जी की वजह से हैं. अब होने के बाद तो उसमें बैक्टीरिया आ गया, इन्फेक्शन आ गया, Right. तो वहां से वो टच करने से हो सकता है बैक्टीरिया स्प्रेड कर जाए. Okay. ठीक है. या अगर किसी को एस्थमा है, हाँ. अब उसको नॉर्मल बहुत इम्यूनिटी वीक है, बार बार हो रही है कोल्ड खांसी, अब वो उसमें साथ में बैक्टीरियल भी कुछ इंक्लूड वो हो जाता है, इंक्लूड है, स्ट्रेप थ्रोट है या कोई इन्फेक्शन और बैक्टीरिया इंड्यूस्ड भी कुछ है, हाँ. तो फिर वो कंटेजियस है. Then बट अगर वो सिर्फ एलर्जिक कफ हो रही का है, बीच में कहीं ऐड हो जाए. हाँ, मतलब अगर कुछ और इंक्लूड हो जाए, मतलब प्लस में कुछ बैक्टीरिया आ जाए, बट एलर्जी इन इटसेल्फ इज नॉट कंटेजियस, मतलब इट विल नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय जस्ट Okay. टचिंग. ओके. अच्छा, मेघा, कुछ प्रिवेंशन की टिप्स बताइए. जैसे काफ़ी वेदर चेंज हो रहा है, राइट. कोल्ड एंड कॉफ का प्रॉब्लम काफ़ी लोग फेस कर रहे होंगे. Right. तो उसके लिए आप कुछ बताइए. जो रैम्पेंट कोल्ड एंड कफ इस टाइम पर चल रहा है, वो रीजन है कि जब ये वेदर चेंज होता है ना, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मतलब एयर की कुछ फ्लो ऐसा रहता है, हवा चलती है, पोलन उड़ता है, हाँ. है ना, और मोस्टली लोगों को पोलन से एलर्जी होती है. अब बाहर जाना तो नहीं रोक सकते, तो वो तो अनअवॉइडेबल हो गया. दूसरा, बॉडी का टेम्परेचर शिफ्ट हो रहा होता है, तो बॉडी के लिए उसको अडेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है. कभी हम गर्म पहन रहे हैं, कभी हम ठंडा पहन रहे हैं, है ना, तो वो हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी बॉडी कैसे एक्ट करे उन कपड़ों से. तो इसकी सबसे बेस्ट प्रिवेंशन है, पहले तो इम्यूनिटी की सबसे पहला स्टेप है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. तो बहुत बेसिक 2 विटामिन्स हैं जो अपना पूरा करके रखो, वो है डी एंड B12. अच्छा. डेफिसिट नहीं होने चाहिए. चेंजिंग वेदर है, डेफिसिट हो, आप इस न्यूट्रिएंट में पहले ही कवर अप नहीं कर रखे, पक्का पड़ोगे बीमार. ठीक है. तो Okay. डी एंड B12 अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर. सप्लीमेंट की Yes, जरूरत है, that जो is भी most है, important. हाँ, जो भी सप्लीमेंट की जरूरत है इन द राइट डोजेज, वो लेके उसको कवर अप करके रखो. ठीक है. सेकेंड स्टेप है विटामिन सी का इसके अंदर. अब जरूरी नहीं है कि वो गोली से ही खाना है, हाँ. गोली से खाना खाओ, दैट्स ओके. अगर कोई लोजेंजेस या कोई टैबलेट से खाना चाहते हो, बट डाइटरी सोर्सेज में भी जैसे विटामिन सी है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज में नहीं है विटामिन सी. ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी गुआवा में है, करेक्ट. ठीक है, कीवी में है, राइट. तो बेल पेपर्स के अंदर है, हाँ. आंवला में है. तो आप डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर विटामिन सी को कंज्यूम करो, कर सकते हैं. ताकि अगेन उससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे. एंड नॉट जस्ट विटामिन सी, जिंक और मैग्नीशियम का भी रोल है.
तो नट्स जो आपको सूट करते हैं, सीड्स जो आपको सूट करते हैं, उनको अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट कर लो। जैसे पंपकिन सीड जिंक और मैग्नीशियम में रिच है, और बहुत कम लोगों को उससे एलर्जी होती है, मतलब बहुत कम रेशो है पंपकिन सीड से एलर्जी वाली, तो उसको रोस्ट करके खा लो। विटामिन सी की बात करें तो बहुत ऑप्शंस हैं, उनमें से कुछ खा लो। नहीं तो लगता है इन सबको सूट नहीं करता, गला खराब हो जाता है, ये नहीं सूट करते, तो सिंपल लिमसी, विटामिन सी की लोजेंजेस आती हैं, वो उठा के खा ली जाए। तो उससे क्या है कि आपका जो इन्फेक्शन का स्पैन अगर हो भी जाता है फ्लू किसी से कांटेक्ट में आके, तो वो बहुत ब्लो अप नहीं करेगा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन बड़ा नहीं होगा, वो बड़े कम में कट जाएगा, बड़े आराम से चला जाएगा, या उतना सिवियरिटी में आएगा, मतलब या तो सिवियरिटी में नहीं आएगा या होगा ही नहीं। अच्छा, ठीक है। और बहुत स्टेराइल रहने की जो लोगों को आदत पड़ गई है ना, जो कोविड में बहुत स्टेराइल रहे, हर चीज सैनिटाइज करना, बहुत स्टेराइल रहने से मैंने देखा है कि ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत स्टेराइल भी नहीं रहना चाहिए एक इंडिविजुअल को, बहुत प्रिकॉशनरी भी, बहुत एक्सट्रीम प्रिकॉशनरी भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज जैसे बच्चे पहले मिट्टी में खेलते थे तो मिट्टी की एलर्जी नहीं हुआ करती थी, अब हर दूसरे बच्चे को डस्ट एलर्जी है, क्योंकि और फिर भी इंडिया में कम है, ये इंडिया से बाहर डस्ट वाली एलर्जी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बच्चे फिर भी कुछ हद तक पहले वाले तो एटलीस्ट एक्सपोजर में थे, तो एक्सपोजर हमारे को बचा लेता है। तो अगर हम जैसे अगर हम कोई फ्लू है कुछ है और हम सोचे हम तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें हो जाएगा, तो डर के नहीं बैठना है, आप अपनी प्रिकॉशंस लो, आप हाथ धोए बिना खाना नहीं खाओ, अपने विटामिन्स को ओके रखो, ऐसे सुपर फूड्स खाओ, जैसे गुड़ अजवाइन मैंने आपको बताई थी, जिसकी रेसिपी अगेन मेरी वेबसाइट पर है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप उसमें नीचे ड्रॉप कर देना, वो गुड़ अजवाइन खाओ, ताकि आपका इम्यून सिस्टम, आपकी लंग्स स्ट्रांग रहे एंड उसको फाइट ऑफ कर जाए। बट स्टेराइल एनवायरनमेंट से हटो और अपनी प्रिकॉशंस लेके बाहर निकलो। हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली, बिकॉज वेदर चेंजिंग है, अपनी डाइट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। सो मेघा, जैसे अभी आपने बताया कोल्ड कफ को लेके, तो कुछ इसमें आप ये भी सजेस्ट करिए हमारे व्यूअर्स को नॉन इन्वेजिव मेथड, जिसमें जैसे रनिंग नोज, फ्लू, कफ, कोल्ड, ये सॉर्ट आउट हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नॉन इन्वेजिव मेथड में एक सबसे अच्छा मेथड है, या तो लौंग या यूकेलिप्टस ऑयल, बहुत इजीली हर केमिस्ट पे अवेलेबल होता है, उसको या तो स्टीम के फॉर्म में ले लो अगर बहुत ब्लॉक्ड है नोज, नहीं तो अपने रूम में, मतलब इन जनरल एज अ प्रोटोकॉल बचने के लिए अपने रूम में कहीं छोटे से वाटर बेस्ड डिफ्यूजर में डाल के, क्योंकि इस मौसम में ना थोड़ी एयर भी ड्राई हो जाती है, तो वो भी नोज को इरिटेट करती है, तो आप सिर्फ यूकेलिप्टस ऑयल की कुछ ड्रॉप्स या लौंग, जो नॉर्मल लौंग घर में होती है, वो डाल के वाटर बेस्ड डिफ्यूजर में रूम में 5-6 घंटे चला दो। ठीक है। वो रूम को, एयर को मॉइस्ट करेगी एंड उसकी प्रॉपर्टीज जब एयर के अंदर जाएंगी एंड आप उस रूम के अंदर हो 5-6 घंटे, तो आपकी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जैसे कि कोल्ड, कफ बेटर हो जाएगा। अच्छा, कैम्फर का जो होता है वो नहीं इससे रिलेटेड? कैम्फर भी इसी से रिलेटेड है, वो भी इसी सेम प्यूरिफिकेशन के पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, और इनहेल करने से ऐसे थोड़ा सा बेटर ऑक्सीजनेट होती है, तभी लोग जब ट्रैक करते हैं तो कैम्फर लेके जाते हैं, बट यूकेलिप्टस ऑयल थोड़ा ज्यादा पोटेंट है। और एक और मेथड है कि जो वैसलीन होती है, नॉर्मल वैसलीन होती है, उसको डबल बॉयलर में डाल के मेल्ट कर लो वैसलीन को, और उसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल, जो कि नॉर्मली आपको एसेंशियल ऑयल की तरह मार्केट में मिलता है, वो ना एसेंशियल ऑयल है तो सीधा नहीं लगा सकते, उसको किसी कैरियर में मिलाना पड़ता है, तो उस यूकेलिप्टस ऑयल को आप अपनी उस वैसलीन में मिला दो। वैसलीन जब आप गर्म पानी से डबल बॉयलर से बाहर निकालोगे ना तो वापस जम जाएगी, तो आपके पास एक पोटेंट यूकेलिप्टस ऑयल का एक, समझ लो, एक बाम सा बन गया। अब आप उस पोटेंट यूकेलिप्टस ऑयल के बाम को अपने यहाँ पर पॉइंट्स पर लगा लो, यहाँ लगा लो, और जब आपको लगता है कि जैसे बच्चे हैं, बार बार लगता है नोज ब्लॉक हो रहा है, या कोई ऑफिस में काम करता है उसको लगता है बार बार नोज ब्लॉक हो रहा है, बोलना है, अटक जाता है इंसान, तो वो सिर्फ उसको इनहेल कर लेगा, और या उसको यहाँ से फ्रेग्रेंस आ रही है ये सोते हुए लगा लेगा, तो उस फ्रेग्रेंस से ही उसकी ब्लॉकेज खुली रहेगी, वो ब्रीथ इजी कर पाएगा। सो दैट्स अ वेरी गुड टिप फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। एंड आप लोग प्लीज़ जब भी ये स्टीम करें, या अभी जैसे डिफ्यूज़र यूज़ करने के लिए बोला मैम ने बताया, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके, सो प्लीज़ मेक श्योर छोटे बच्चे अराउंड ना हो, इन सब चीज़ों का वाटर बेस्ड डिफ्यूजर में पानी गर्म नहीं होता। अच्छा, अगर आप उसको चलते स्टीम में तो यू हैव टू टेक केयर, पर वाटर बेस्ड डिफ्यूजर इसलिए सेफ है कि रूम में चला दिया, अगर आप उसके अंदर टच भी कर लोगे तो पानी ठंडा ही होता है, तो मतलब वो कोल्ड वाटर की ही फ्यूम्स है, मतलब उसी की स्टीम है, वो गर्म नहीं है, वो वाटर वेपर्स है। इन जनरल ये बोलना चाह रही थी, बट स्टीम लेते वक्त स्टीम लेते वक्त प्लीज बी केयरफुल, बच्चों का ध्यान रखें, ऑल अराउंड ना हो, थोड़ा इस चीज़ का केयर करें। So Megha, thank you so much for coming here and sharing your expertise with us. My pleasure. And really good to have you. आपने बुलाया था तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक्स अगेन। एंड आई रियली होप कि हमारे व्यूअर्स को भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड कीप शाइनिंग।